तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो ये जो आज क्लास हम लोग चला रहे हैं वो हम लोग चला रहे हैं सर्विस फंक्शन, और सर्विस फंक्शंस को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां जो है वो मार्केट में होती हैं। आज की क्लास के बाद में आप लोग पूरी तरीके से समझ जाओगे कि कैसे, अगर आप स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हो तो स्कैनर में जो सर्विस फंक्शंस होते हैं उन सर्विस फंक्शन का मकसद क्या होता है, वो सर्विस फंक्शन क्यों होते हैं, और आपको अगर उन सर्विस फंक्शंस को इस्तेमाल करना है। देखिए, एक चीज और आप लोगों ने फेस की होगी, और वो क्या है कि आपने स्कैनर ले लिया, और स्कैनर लेने के बाद में जब आप एक्चुअली में उसके अंदर बहुत सारे स्कैनर खरीदते वक्त जो है वो डीलर बोलता है कि इसके अंदर 36 सर्विस फंक्शन है, 40 सर्विस फंक्शन है, 50 सर्विस फंक्शन है। तो ये जो सर्विस फंक्शन है ये बता बता के आपको जो है ना स्कैनर बेचा जाता है। तो आपको ये नहीं पता कि लेने के बाद में ये 40 सर्विस फंक्शन का मैं करूँ क्या। दूसरी बात ये कि अगर मैं क्या करूं पहली चीज, और कैसे करना है उसके बाद दूसरी चीज आती है। तो वहां पे हम हमेशा जो है ना फंस जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर वो फंक्शन चाहे जरूरी होता है, मतलब सर्विस फंक्शन करना होता है, मगर फिर भी बिकॉज हमें ये पता ही नहीं है कि मेरे स्कैनर में वो सपोर्टेड है, तो वो आप कर नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको कस्टमर को छोड़ना पड़ता है या फिर वो गाड़ी छोड़नी पड़ती है। आज की जो क्लास है हमारी, इसके अंदर हम लोग इसी को समझेंगे कि सर्विस फंक्शन अगर आपके स्कैनर में है तो वो सर्विस फंक्शन कौन से सर्विस फंक्शन किस लिए है। अगर आपका स्कैनर है और गाड़ी है तो खुद से कैसे पता लगाएं कि किस गाड़ी में कौन से सर्विस फंक्शन की जरूरत कब पड़ रही है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल सर्विस फंक्शंस भी बताऊंगा। मैं आप लोगों को वीडियो के फॉर्मेट में एक प्रैक्टिकल पे काम किया हुआ जो है उस पे भी बताऊंगा कि देखो कैसे हम बिना किसी को पूछे, मतलब अपने आप से 80% से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हम स्कैनर के फंक्शन किस तरीके से समझ सकते हैं। ये सब जो है वो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ये जो एक पोर्शन है, मतलब कि सर्विस फंक्शन जो है वो एक लेक्चर है जो कि 2 घंटे चल रहा है। ऐसी ही ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस को लेकर मेरी क्लास चलती है, जो कि मेरा कोर्स है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, जो कि मेरा प्रीमियम कोर्स है, जो 3 महीने की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ में आता है। इसमें हम डिटेल में हर एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं, राइट फ्रॉम फ्यूज रिले से लेकर आपके हर एक सिस्टम, जैसे बीसीएम डायग्नोसिस, आपका एयरबैग डायग्नोसिस, एबीएस डायग्नोसिस, ईसीएम डायग्नोसिस, आपके बाकी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उनको कैसे डायग्नोस करना है, फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट डिकोडिंग, ये सब जो है उस कोर्स के अंदर मैं कवर करता हूं। आप में से अगर कोई भी टेक्नीशियन उस कोर्स में इनरोल करना चाहता है, फ्लैट 2000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये ऑफर रहेगा 21 तारीख तक। तो आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, देखिए सर्विस फंक्शन हम लोग बोलते हैं, स्कैनर के अंदर भी सर्विस फंक्शन लिखकर आता है। ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शंस होते हैं ये पोस्ट रिपेयर फंक्शन होते हैं। क्या? पोस्ट रिपेयर। पोस्ट का मतलब होता है रिपेयर के बाद, रिपेयर या फिर रिप्लेस के बाद, रिप्लेस के बाद वाले फंक्शंस। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए। अब बहुत बार ना लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आजकल सब लोगों को ये लगने लगा है कि सर अगर इंजेक्टर जो है ना वो ठीक से फायर नहीं कर रहा है तो मैं इंजेक्टर कोडिंग करूं तो काम हो जाएगा क्या। ओके, देखिए अगर इंजेक्टर ठीक से आपका फायर नहीं, बेसिकली मतलब आपका अगर इंजेक्टर सही से स्प्रे नहीं कर रहा है, इंजेक्टर आपका जाम है, तो आपकी इंजेक्टर कोडिंग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सर्विस करवानी पड़ेगी। सर्विस करवा के जब आप उसको क्लियर कर दोगे तो उसके बाद में कोडिंग की जरूरत तो सिर्फ रिप्लेस के बाद पड़ती है, रिपेयर के बाद पड़ती ही नहीं है। लेकिन कुछ गाड़ियों में सर्विस कराने के बाद में हमें जरूरत पड़ती है माइक्रो लर्निंग की। क्या कहते हैं? माइक्रो लर्निंग या फिर कैलिब्रेशन की। ठीक है, तो कैलिब्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो फर्क क्या हुआ देखिए, आप समझिए। आप जब कोडिंग की बात कर रहे हो तो कोडिंग की जरूरत कब पड़ रही है? कोडिंग की जरूरत पड़ रही है जब आपने उस पार्ट को रिप्लेस किया है। क्या किया है? रिप्लेस किया है। लेकिन अगर आपने सिर्फ उस पार्ट को सर्विस किया है तो उसमें आपको कैलिब्रेशन या माइक्रो लर्निंग करनी पड़ेगी, अडेप्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि VW वगैरह की गाड़ी में होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज दिमाग में रख लीजिए, ये रिपेयर के बाद। एंड इसीलिए हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है कि हम ये समझें कि अगर ये रिपेयर के बाद यूज होने वाले फंक्शन है
तो फिर हमें कुछ बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ता है। तो पोस्ट रिपेयर डायग्नोस्ट, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपको जो है ना हमेशा मिलता है, और मैं आप लोगों को एक सेट मेथड से बता रहा हूं। अगर आप कोई भी फंक्शन यूज करना चाहते हो या काम करना चाहते हो, सबसे पहली चीज याद रखिए, आपकी बैटरी वोल्टेज वो 12.6 वोल्टेज पर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12.6, यानी 100% चार्ज होनी चाहिए। बैटरी का कोई इशू होना नहीं चाहिए, यहां पर याद रखिए। इसके बाद आप जो भी फंक्शन या सर्विस आप करने वाले हो, जैसे अगर आपको एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं मैं, एग्जांपल के तौर पे आपको अगर ऑयल रीसेट करना है, ठीक है, तो ऑयल रीसेट कहां पर होगा? इंजन ऑयल रीसेट हो रहा है, राइट? इंजन ऑयल रीसेट हो रहा है, तो इंजन के अंदर कोई भी डीटीसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नो डीटीसी, ना कोई सेंसर रिलेटेड, ना कोई एक्चुएटर रिलेटेड, ठीक है, कोई डीटीसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यहां पर डीटीसी दिखाई दे रही है, तो इस चीज को समझ लीजिए कि इंजन ऑयल क्यों रिसेट किया जा रहा है। ईसीएम के हिसाब से आपने इंजन ऑयल चेंज कर दिया, तो इंजन अभी एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, तो हम लोग इंजन ऑयल को रिसेट कर देंगे, तो इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग रिसेट होती है, ठीक है, वो फैक्ट्री सेटिंग रीसेट हो जाती है, यानी इंजन आपका पूरे नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर डीटीसी होगा, तो ईसीएम को तो पता है ना उसके अंदर डीटीसी है, तो वो कैसे आपका इंजन ऑयल रीसेट करने देगा? क्योंकि इंजन में प्रॉब्लम है, तो इंजन इंजन को वो फैक्ट्री रीसेटिंग पे कैसे डाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। हाँ, एक चीज याद रख दिए कि ये मैंने बता दिया आपको कि ये कौन से सिस्टम पे आप क्या कर रहे हो उसके अंदर। अब अगर यहां पर आपके एबीएस में कोई डीटीसी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये एबीएस का अलग प्रॉब्लम है और इंजन का अलग है। तो इंजन के अंदर डीटीसी नहीं होनी चाहिए, एबीएस में हो, एयरबैग में हो, वो चलेगा। आप ऑयल रिसेट कर रहे हो, इंजन ऑयल का आपका रिसेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और वो कि आपका कंपैटिबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कंपैटिबल सॉफ्टवेयर मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर में वो ताकत होनी चाहिए कि वो ये काम कर सके, ठीक है। कंपैटिबल सॉफ्टवेयर हम लोग इसको कहते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि रीसेंट बता रहा हूं मैं, जैसे एक अगर आपको लॉन्ग कोड करना है, ठीक है, वीडब्ल्यू की गाड़ी में लॉन्ग कोड करना पड़ता है, ठीक है। ये जो लॉन्ग कोड है ये कब करना पड़ता है? जब आपने समझ लो एबीएस का पूरा यूनिट चेंज किया, या फिर आपने बीसीएम उसका चेंज किया है, सेंट्रल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक चेंज किया, तो ये दोनों अगर आप चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पे वहां पे लॉन्ग कोड करना पड़ता है। अब यहाँ पे फर्क देखो क्या है। हर कंपनी में आप लोगों को जब भी कोई कंपनी स्कैनर बेचेगी, तो वो क्या करेगी? वो आपको बोलेगी हाँ 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 सब हो जाता है, सारे सर्विस फंक्शन हो जाते हैं, 30 सर्विस फंक्शन होंगे, 40 सर्विस फंक्शन होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ जिससे आप समझ पाओगे। वो ये कि देखो, सबसे पहले एक समझो लॉन्च ले लेते हैं, ठीक है। अब लॉन्च में हम लोग X431 प्रो की जो सीरीज है, ठीक है, उसके अंदर ये लॉन्ग कोड बड़ी आसानी से हो जाता है। ऑनलाइन करना पड़ता है, ऑफलाइन नहीं होता, लेकिन हो जाता है, ठीक है। बड़ा ब्रांड है लॉन्च, बरोबर है। एक्स टूल में भी हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑटेल, ऑटेल में भी होता है, याद रखिए, ठीक है। लेकिन ऑटेल में एक प्रॉब्लम क्या है पता है? ऑटेल में अगर आप MX908 608, ठीक है, अगर ये सब आप यूज करते हो तो उसमें हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑटेल का MX900 यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर ये लॉन्ग कोड नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। फर्क क्या हुआ कि अगर आपको ये काम करना है तो आपका सॉफ्टवेयर कंपैटिबल होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये कंपैटिबल है कि नहीं है। देखिए, बात सिंपल सी है, ये कंपैटिबिलिटी तभी पता चलेगी जब आप एक्चुअली में उसके ऊपर काम करने के लिए जाओगे। उसके पहले ये कंपैटिबिलिटी नहीं पता चलती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। अब मैं कुछ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट में मैं बोनस पॉइंट भी दूंगा, तो उस टाइम पे रुकना, मैं आप लोगों को और थोड़े से टिप्स दूंगा कि कैसे हम लोग इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आता है अपना चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय
द स्कैनर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका बैटरी वोल्टेज एकदम परफेक्ट है, कोई डीटीसी नहीं है, डिवाइस आपका कंपैटिबल है, यानी आपका डिवाइस जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो भी आप करने जाओगे, सर्विस फंक्शन परफॉर्म करने जाओगे, ये हो जाएगा, क्योंकि ये तीन पहले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन चौथा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है पता है क्या? कि आपको हर एक स्टेप पे वो एक इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कि वो आपको गाइड कर रहा होता है कि भाई आगे जाने से पहले ये करो। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इग्निशन ऑन, इंजन ऑफ, ठीक है। तो यहां पे आपको दो ऑप्शन देगा, कैंसल, ओके, ठीक है। अब 90% टाइम क्या होता है ना, कि हमारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, ये जो गाइडेंस मिल रही है इसको कभी पढ़ते ही नहीं है, और सीधा ओके 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 करते चले जाते हैं, और बिना देखे जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनको बिना देखे ओके ओके करते चले गए। लास्ट में जाने के बाद में वो फेल्ड दिखा देता है। क्या दिखा देता है? फेल्ड, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम हुआ देखो, एक तो आपका जो स्कैनर है, एक चीज याद रखिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन आपको स्कैनर के अंदर दिखाई देते हैं, ये स्कैनर नहीं दे रहा होता है, ये एक्चुअली में आपका कंट्रोल यूनिट आपको दे रहा होता है। और कंट्रोल यूनिट क्या दे रहा है वो हमें स्कैनर में दिखाई देता है, ठीक है। तो वो आपका कंट्रोल यूनिट आपको गाइड कर रहा होता है कि भाई नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो तो ये देख लो। जैसे कि आपका कई बार हमको बोलता है कि भाई इंजन टेम्परेचर जो है वो 85 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। हम लोग ठंडी गाड़ी में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, होता नहीं है, बाद में हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम कर देते हैं सीधा स्कैनर के ऊपर, ये स्कैनर में नहीं होता है, दूसरा बंदा आया उसने दूसरा वाला स्कैनर लगाया और वो करके चला गया 5 मिनट। तो ये प्रॉब्लम है, इसको उसका कोई एक्चुअली में सोल्यूशन बस यही है कि आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक दिक्कत क्या हो जाती है लोगों के साथ में, दिक्कत ये हो जाती है कि इंस्ट्रक्शंस ज्यादातर टाइम जो है वो इंग्लिश में होते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा। देखिए आज मैं 6000 स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ हूँ वर्ल्ड की 30 कंट्रीज में, और वो सारे जो भी एक टेक्नीशियन आज जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सारे मेरे साथ में डिस्कस करते हैं। उनमें से एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लैंग्वेज इंग्लिश में होती है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश में है भी तो मैंने यूट्यूब के ऊपर एक एआई से कैसे मदद ली जाती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप एआई की मदद से ये जो है उसको कॉपी करके, या एआई में अगर आप ये लिखोगे और उसको बोलोगे हिंदी में बताओ इसका मतलब क्या है, तो आपको डिटेल में मतलब बता देगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई, किसी को पूछने की जरूरत है कि आपके पास फोन है, एआई जो है वो फ्री है, चैट जीपीटी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी चैट जीपीटी ये डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, जो भी इंग्लिश में आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी में अपलोड करो और उसको पूछो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और वो आपको बता देगा। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्यों जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि पोस्ट रिपेयर फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन टीसीयू को प्रोग्राम करना है, ठीक है, ये भी पोस्ट रिपेयर में ही आता है, यानी रिपेयर या रिप्लेस में, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं यही काम बीएमडब्ल्यू पर या मर्सिडीज पर कर रहा हूं ना, तो उसमें क्या होता है पता है, इसमें ना ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इग्निशन ऑफ ऑन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इंजन ऑफ होना चाहिए। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो सभी जगह पे दिखाता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, फिर ये कहता है इंस्ट्रक्शन, ये कहता है कि भाई आपका बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज होनी चाहिए 13.5। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर इंजन बंद है तो हमें 13.5 वोल्टेज कैसे मिलेगी, हमें तो 12.5 वोल्टेज मिलेगी ना, और इग्निशन भी ऑन रखना है, तो ऐसे में बैटरी वोल्टेज 13.5 कैसे मिल सकती है। और यहां पर आकर आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे, प्रोग्रामिंग करते करते वक्त आपका जो डिवाइस है बैटरी जो है वो लो हो जाएगी, 12.5 के नीचे चली जाएगी, प्रोग्रामिंग हो जाएगी बंद और कंट्रोल मॉड्यूल हो जाएगा शॉर्ट, और इसी तरीके से वो खराब करके बैठ जाते हैं। और उसके बाद में सोच रहे होते हैं कि ये डिवाइस की वजह से हुआ, डिवाइस की वजह से नहीं हुआ, यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। तो अब इसका क्या सोल्यूशन आता है, अगर आपको 13.5 वोल्टेज चाहिए तो दूसरी गाड़ी चालू करके आपकी गाड़ी की बैटरी को जंप कर दीजिए, ठीक है। तो उस आपकी गाड़ी की बैटरी को चार्जिंग वोल्टेज मिलती रहेगी और आपने इंजन स्टार्ट भी नहीं किया,
और आपका प्रोग्रामिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर भी रिस्क बना रहता है, ठीक है, याद रखिए ऑन व्हीकल में प्रोग्रामिंग करते वक्त हमेशा रिस्क बना रहता है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। और हर बार आजकल तो देखो, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे ऑटेल हो गया, इसमें जो इनके महंगे आते हैं 908 या फिर 608 जो आते हैं, इसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ना इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने ना क्लियरली लिख दिया है कि भैया देखो, अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो ये आप अपने रिस्क पे करो, इसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए कंपनी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इसके बाद में देखो, ये जो है ये आप लोगों को दिखाई देता है, राइट है ना, हमेशा। तो आप देखोगे कि सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होता है, ये आज के टाइम पे ऑलमोस्ट, ये मैंने लॉन्च का एक इंटरफेस लिया हुआ है, ठीक है, स्कैन का लॉन्च का एक मैंने इंटरफेस लिया हुआ है, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखते हो इंटेलिजेंट डायग्नोस, ये क्या है, ये आपका प्री रिपेयर का फंक्शन है, यानी इससे हम लोग व्हीकल आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और व्हीकल आइडेंटिफाई करके सीधा बिना मॉडल सेलेक्ट किए वहां पर चले जाते हैं। इसके बाद आता है आपका लोकल डायग्नोस। अब अगर आप लोकल डायग्नोस में देखोगे तो यहाँ पे अंदर जाने के बाद में आपको ब्रांड्स दिखाई दे जाते हैं। ये जो एडास देख रहे हो, ये भी एडास का कैलिब्रेशन का फंक्शन है, जो कि सर्विस फंक्शन में ही आता है, लेकिन इसके लिए मशीन एक होती है, जैसे अलाइनमेंट की मशीन होती है वैसे ही एडास की भी कैलिब्रेशन मशीन होती है, तो इसलिए इसका सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अलग दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका सर्विस फंक्शन। याद रखिए ये हर स्कैनर के अंदर आज के टाइम पे है, सर्विस फंक्शन या डायग्नोस्टिक फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई ब्रांड सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप जिस सर्विस में फंक्शन करना चाहते हो, जो भी सर्विस रीसेट करना चाहते हो, वो यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद देखिए टीपीएमएस आता है। ये जो टीपीएमएस आप देख रहे हो, टीपीएमएस का भी आपका कैलिब्रेशन का और रीसेट का फंक्शन आता है। इसके लिए भी एक अलग से टूल आता है। क्या आता है, अलग से एक टूल आता है, तो वो टूल के जरिए टीपीएमएस होता है, इसलिए इसको अलग दिया। देखो ये एडास और टीपीएमएस अलग देने का इसीलिए रीजन है, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं होता है, अलग से भी एक टूल की जरूरत और मशीनरी की जरूरत पड़ती है, इस वजह से इसको अलग दिया हुआ है। बाकी का तो आप लोगों को पता है, सॉफ्टवेयर अपडेट, व्हीकल हिस्ट्री, रिमोट डायग्नोसिस, सारा सब कुछ आपको पता है। तो ये सब्जेक्ट आज का नहीं है अपना। आज हम लोग देखेंगे सर्विस फंक्शन। सर्विस फंक्शन क्या होते हैं, एक चीज याद रखिए, इसको बिल्कुल ही दिमाग में बिठा लिए, इसको कहीं पर भी चेंज मत कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा थर्ड पेज, तो हम लोग समझ लीजिए कि अब चले गए हम लोग हमारे सर्विस फंक्शन के अंदर। कहाँ चले गए, सर्विस फंक्शन में। सर्विस फंक्शन में जब आप जाते हो तो यहाँ पे अगर ये आपको इमोबिलाइजर रीसेट का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये इमोबिलाइजर रीसेट का फंक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, आपका आपकी रिमोट मैचिंग हो जाती है, ठीक है। इमो अगर आपका सर्विस मोड में गया है तो इमो सिंक हो जाएगा, करेक्ट। और इसके लिए भी आपको एक अलग से RFID का यूनिट लेना होगा, जिसके जरिए आप की कोडिंग वगैरह और की प्रोग्रामिंग जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहां पर आता है देखो इंजेक्टर कोडिंग। अब इंजेक्टर कोडिंग भी आपका सेम चीज, अगर आपने इंजेक्टर को या तो रिपेयर किया है या फिर रिप्लेस किया है। अब एक चीज और याद रखिए कि यहीं पर सिर्फ इंजेक्टर कोडिंग ही नहीं, यहीं पर आप इंजेक्टर कैलिब्रेशन भी कर सकते हो इसी के अंदर जाकर, और इंजेक्टर का आपका माइक्रो लर्निंग भी आप यहीं पर कर सकते हो, जो VW की गाड़ियों में जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आता है, अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इंजेक्टर कोडिंग को थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको एक, ये ना वो वाली कोडिंग नहीं है जो आप की कोडिंग के लिए समझते हो, या फिर आप समझते हो कि मेरा इमोबिलाइजर कोडिंग, ECM कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये वो वाली कोडिंग नहीं होती है। ये सिंपली एक नए पार्ट को जो आपने रिप्लेस किया है, क्योंकि उसकी जरूरत जो है वो ECM को आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल वैल्यूज होती है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर इसको ये किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब इंजेक्टर कोडिंग क्या होती है उसको समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना, ये सीमेंस का है, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का कोड मिल जाता है, राइट। इसके बाद में ये हमारा डेल्फी है, डेल्फी के अंदर हमारा 20 डिजिट का कोड होता है। ये हमारा बॉश है,
बॉश में आप देखोगे 2 4 6 8 10 डिजिट का कोड आता है। हालांकि बॉश में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इसके बाद में यहाँ पर देखो आपका 6 डिजिट का कोड आ जाता है। ये आपका सीमेंस कॉन्टिनेंटल जो भी बोलो आप, दोनों एक ही कंपनी है बेसिकली, कॉन्टिनेंटल, ठीक है। ये 6 कोड है। अब बात ये आती है कि ये 6 कोड हम लोगों को क्यों डालने पड़ते हैं, ठीक है। इस चीज को समझिए। 6 कोड इसलिए डालने पड़ते हैं क्योंकि जब आपने ये नया वाला इंजेक्टर चेंज किया, तो ये इंजेक्टर का फ्यूल इंजेक्शन क्वांटिटी, ठीक है, आपका इंजेक्टर का जो प्लंजर साइज होता है, आपके इंजेक्टर की वर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, क्या वर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, बरोबर। उसके साथ साथ आपके हाँ, ये 3 4 चीजें जो है ना वो ईसीएम को पता होना जरूरी होता है। अब देखिए आपने देखा ही है कि अगर ये कोडिंग हम लोग नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। इंजेक्टर कोडिंग अगर आप नहीं करते हो तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, गाड़ी के अंदर आपको नॉकिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? नॉकिंग। अब नॉकिंग क्यों मिल रही है? क्योंकि ईसीएम का काम होता है आपके इंजेक्टर के फ्यूल इंजेक्शन क्वांटिटी को कंट्रोल करना, और इसके लिए उसको वो ये करता है पीडब्ल्यूएम के ऊपर, यानी पल्स विद मॉड्यूलेशन में। इस तरीके से देखो, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या होता है, हाई लो इस तरीके से होता है। यहाँ पे ऑन, यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर ऑन, यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर ऑन, यहाँ पर ऑफ, ठीक है। तो ये मुझे कितने आरपीएम पे कितना चलाना है, और ये इंजेक्टर मेरा सेम है कि नहीं है, तो इसकी न्यू कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी मुझे अडेप्ट करनी पड़ती है। क्योंकि ओवर द पीरियड क्या होता है, जब आपका समझ लो इंजेक्टर अभी ये 100% परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 2 साल बाद में ये 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। तो ईसीएम को क्या करना पड़ता है, ये जो पल्स विद मॉड्यूलेशन है इसको बढ़ाना पड़ता है। बढ़ा के क्या होगा, ये 80% की एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, तो इसको 100% एफिशिएंसी पे लाना पड़ता है पीडब्ल्यूएम बढ़ा के। अब आपने जो इंजेक्टर चेंज किया पुराना वाला, ईसीएम के पास में उसकी पुरानी वाली वैल्यू है। अगर आप नया नहीं डालोगे तो क्या होगा, वो वहीं पर आपको सेम वैल्यू के ऊपर काम करेगा और वो नई वैल्यू के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाली एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जब आप इंजेक्टर चेंज करते हो, खास करके डेल्फी का या फिर ये बॉश में उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, डेल्फी, सीमेंस, कॉन्टिनेंटल इसमें बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक चीज आपने देखा होगा कि वीडब्ल्यू की गाड़ियों में, वीडब्ल्यू, ऑडी, स्कोडा, इनके अंदर जैसे वेंटो पोलो आती है डीजल वाली, ठीक है, इनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका जो है ना माइक्रो लर्निंग बहुत करना पड़ता है। मतलब उसके अंदर 20 30 मिनट लग जाते हैं, और वो जो होता है वो माइक्रो लर्निंग होता है, माइक्रो लर्निंग। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की, माइक्रो लर्निंग करने से पहले उसको कोडिंग भी करनी पड़ती है, ये वाला कोड डालना पड़ता है, तब जाके वो काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो जो माइक्रो लर्निंग करने का प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ वो इंजेक्टर को पूरे पल्सेस पे एक्टिवेट करके देखता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यही वजह होती है कि अगर आप उसमें सेकेंड हैंड लगाते हो, कौन सा लगाते हो, सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड अगर आप लगाते हो तो उस केस में आपका सेंसर जो है ना बार बार उसका सर्किट शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ईसीएम क्या कर रहा होता है, ये जो पल्सेस है उसको बहुत हाई रेट पे चला रहा होता है, समझे। तो ये एक वजह होती है जिसकी वजह से आपका इंजेक्टर कोडिंग जो है ना फेल हो जाती है और इंजेक्टर बार बार खराब हो रहा होता है। अब इसका एक सिंपल तरीका यही है, वीडब्ल्यू की गाड़ियों में जहां पे भी आपको करना होता है, वो सिंपल तरीका ये है कि आप न्यू इंजेक्टर डालें। तो न्यू इंजेक्टर आप डालोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। या फिर पुरानी गाड़ी से अगर निकाल के डाल भी रहे हो तो वो रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए, चाइना वाइना का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना ये लेता नहीं है, बार बार इंजेक्टर शॉर्ट करता रहेगा, ठीक है। इंजेक्टर डायग्नोसिस की क्लास जो है हमने बनाई हुई हमारे मास्टर कोर्स में, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। अब देखिए इंजेक्टर कोडिंग के लिए कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज कि इंजेक्टर कोडिंग का प्रोसेस क्या होता है। इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं वो क्या होता है,
जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस फंक्शन को आपको जब वो काम कर रहे हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, स्टेप्स का ध्यान रखना है। वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस होते हैं या पूरा प्रोसेस है ये, ठीक है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि जब आप अनइंस्टॉल कर रहे हो तो अनइंस्टॉल करने के टाइम पे आपको मार्क करना पड़ेगा, मार्क ईच इंजेक्टर विथ देयर सिलेंडर नंबर। याद रखिए, इंजेक्टर को बिल्कुल मार्क करके जब आपने अनइंस्टॉल किया है तो उस टाइम पे आपको एक तो बिल्कुल इंजेक्टर को मार्क करना है। जो सिलेंडर से आप निकाल रहे हो, समझ लो आपके 4 में से 3 खराब, सॉरी 4 में से 1 खराब है, 3 ओके है, तो जो चारों पे आप मार्किंग कीजिए और जो खराब है उसी सिलेंडर में नया वाला डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ईसीएम के पास में उसका डेटा होता है और वो नए वाले को अडेप्ट करने ही नहीं देगा, आपका नॉकिंग बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर सर्विस और रिप्लेस आपको क्या करना है, इंजेक्टर की ब्लीडिंग करनी है। ओके, इंजेक्टर ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजेक्टर ब्लीडिंग क्या होती है, होज पाइप को आपको लूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए ये 4 है और यहाँ पर मेरा इंजेक्टर है, ठीक है। तो ये जो इंजेक्टर में मेरा होज पाइप गया हुआ है, जो इनटेक का पाइप है, कौन सा, इनटेक का, ठीक है। इनको हमको यहाँ से लूज रखना है, इंजन क्रैंक करना है। जब यहाँ से आपका डीजल बाहर निकलना शुरू हो जाए तो इसको टाइट कर देना। इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग करने के बाद में ही आपको कोडिंग करने के लिए जाना है, क्योंकि अगर आप उसके पहले ब्लीडिंग करोगे, खास करके डेल्फी का जो इंजेक्टर होता है आपका, वो एयर लॉक हो जाता है, ठीक है। सॉरी, तीसरा। इसके बाद होता है आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल कंप्लीट तरीके से करना है। कई बार लोग गलती ये करते हैं कि पाइप वगैरह, सॉकेट वगैरह खुले रहते हैं और उसके बाद में जो है ना इंजेक्टर कोडिंग करने के लिए जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने के बाद में ही जाइए। इसके बाद में आपको चेक करनी है, चेक एनी डीटीसी। अब होगा क्या कि जब आपने ये सॉकेट वगैरह खोले हैं इंजेक्टर के, तो उस टाइम पे फॉल्ट कोड बन गया होगा। जब वो फॉल्ट कोड बन गया है तो उसके बाद में आपको जो भी आप काम करोगे वो इंजेक्टर कोडिंग करने नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बोनस टिप दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, बोनस, इंजेक्टर कोडिंग के मामले में, ठीक है। डीटीसी होने के बाद में अगर आपको कोडिंग करनी है तो कोड कहां पे मिलेंगे, मैंने आप लोगों को इमेज के जरिए दिखा दिया, ठीक है। कोडिंग करने के बाद अगर फिर भी आपका माइक्रो लर्निंग नहीं होता है और कोडिंग एक्सेप्टेड हो जाती है, यानी कोडिंग सक्सेसफुल दिखाता है लेकिन नॉकिंग नहीं जाती, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा कैलिब्रेशन। जिस गाड़ी की जरूरत है उस गाड़ी में कैलिब्रेशन बोलिए, अडेप्टेशन कहिए, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें, तो ये आपको एक्स मतलब कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। अब हर गाड़ी में आपको कैलिब्रेशन का, अडेप्टेशन का ऑप्शन अगर नहीं भी मिले तो उसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोडिंग कर दी लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर हल्की हल्की नॉकिंग है, देखिए जिनमें कैलिब्रेशन का फंडा नहीं है ना, तो उसमें तो कोडिंग करते ही आपके इंजन का साउंड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये याद रखना है कि कोडिंग करते ही हमारा जो साउंड है वो चेंज हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। तो साउंड चेंज हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी हल्की फुल्की नॉकिंग है तो ये बोनस पॉइंट दे रहा हूं, इंजन को स्टार्ट रखिए एट आइडल, बिना एक्सेलरेशन किए, फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स के लिए आप इसको रखिए, आपकी प्रॉब्लम जो है 90% टाइम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती तो इंजेक्टर को फिर से चेक कराइए, अगर आपने सिर्फ सर्विस करवाया है तो। और अगर वो वापस से फेल हो जाता है तो उस केस में उसको नया डाल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, इंजेक्टर कोडिंग। जब कंपनी आपको स्कैनर बेच रही है तब क्या बोल रही है कि भैया सर इसके अंदर इंजेक्टर कोडिंग हो जाता है, इसके अंदर इंजेक्टर माइक्रो लर्निंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बता रही कि सर स्कैनर लगाने से पहले
आपको इतना ये पहले ये सारे फंक्शन चेक करने पड़ेंगे इंजेक्टर कोडिंग करने से पहले। अब आप खुद सोच के देखो, अगर आप ब्लीडिंग नहीं करते हो तो आपको लगता है इंजेक्टर कोडिंग करने से कोई फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर इंजन के अंदर कोई और डीटीसी है तो आपको लगता है वो इंजेक्टर को कोडिंग करने देगा? बिल्कुल भी नहीं करने देगा। आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ नहीं है तो वो करने देगा? नहीं देगा। यहीं पे तो टेक्नीशियन फंस रहे हैं। ठीक है, मुझे जब लोगों का मैसेज आता है, कॉल आता है, बोलते हैं कि सर हमको इंजेक्टर कोडिंग सिखा दो, इंजेक्टर कोडिंग सिखा दो, वो सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि सर इस गाड़ी में कैसे करना है, स्कैनर से स्कैनर को इस गाड़ी में कैसे चलाना है, इस गाड़ी में कैसे चलाना है। देखिए, ये काम तो जो स्कैनर कैसे करेगा वो तो स्कैनर खुद बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। देखो, मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा वो चीज, लेकिन ये सब कौन बताएगा? इसी के लिए तो ट्रेनिंग होती है ना। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सारी सिस्टम के बारे में आपको मैं बता सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए, आप लोगों ने शायद मेरी एक फ्री क्लास हम लोगों ने बनाई थी, तो उस वक्त मैंने एएमटी का मैंने कवर किया था फ्री क्लास में। उस वक्त भी ये स्पेशल फंक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो गियर कैलिब्रेशन या गियर लर्निंग होता है, ठीक है, एएमटी का, उस टाइम पे भी मैंने आपको क्या बोला था? एएमटी का अगर आपको गियर कैलिब्रेशन करना है तो सेम चीज होगी क्या? पहले तो बैटरी वोल्टेज 12.6, ठीक है, इसके बाद नो डीटीसी, ठीक है, तीसरा अगेन जैसे इंजेक्टर में हुआ वैसे गियर के लिए क्या होगा समझ लेते हैं। एएमटी गियर के लिए क्या होगा? पहली चीज तो डीटीसी कुछ भी नहीं होनी चाहिए गियर के लिए रिलेटेड। इसके बाद आपका क्लच जो है वो ओके होना चाहिए, पूरी तरीके से काम कर रहा है, करेक्ट। और मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखो चार पांच ऐसे पॉइंट है ना जहां पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। ओके, आपका जो उसका हाइड्रोलिक पंप होता है ये ओके होना चाहिए, ठीक है। आपकी वॉल बॉडी अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट। आपका क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक पंप अगर आपका खराब होगा तो डीटीसी जनरली नहीं बनेगी, वॉल बॉडी खराब होगी तो जनरली डीटीसी नहीं बनेगी। खराब होने का मतलब क्या है? आपका जैसे ऑयल है, गियर ऑयल, वो आपका ओके होना चाहिए, ओके यानी एकदम बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो शिफ्टर है, शिफ्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शिफ्टर ओके होना चाहिए आपका। इसके बाद में आता है आपका ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, वॉल बॉडी, हाइड्रोलिक, शिफ्टर, और आपके मैकेनिकल गियर जो एक्चुअली में मैकेनिकल गियर बॉक्स है। अब आप खुद सोच के देखिए, इसके बाद में आप जाओगे, ये सब ओके है, ये सारी चीज अगर ओके है, उसके बाद में अगर एएमटी आप करने के लिए जाओगे तो वो हो जाएगा, राइट है ना। एक और एक यहाँ पर क्या है, एएमटी में एक और एक चीज होती है, आपको रिपेयर करने से पहले भी एक फंक्शन है इसमें। इसमें क्या करना पड़ता है आपको? ऑयल डिस्चार्ज करना पड़ता है पहले, बिफोर रिमूविंग क्लच और एनी पार्ट ऑफ एएमटी। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये क्या हुआ? ये हो गया प्री रिपेयर, ठीक है। इसके बाद में ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ये सारे क्या है? पोस्ट वाले, ठीक है। तो अब इसके बाद में अगर आप लर्निंग करने जाओगे या फिर कैलिब्रेशन करने जाओगे तो होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, अगर आप ऑयल डिस्चार्ज नहीं करते हो तो क्या होता है? पूरी वॉल बॉडी के अंदर ऑयल होता है, हाइड्रोलिक पंप पूरा का पूरा जो है आपका एयर लॉक हो जाता है, ठीक है, पूरा सक्शन ले लेता है वो, क्योंकि आपने ऑयल तो ड्रेन किया ही नहीं है, पूरा ऑयल पड़ा है। जैसे ही आप क्लच उतारते हो, हाइड्रोलिक पंप के जितने भी होस पाइप्स होते हैं और जो वॉल बॉडी होती है उसके अंदर एयर लॉक हो जाता है। उसके बाद कैलिब्रेशन करो, कैलिब्रेशन लेता ही नहीं है। इसीलिए फिर क्या होता है, हमें 2-3 बार फिर ऑयल डिस्चार्ज करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, ऑयल डिस्चार्ज करना पड़ता है, ताकि आपका पूरा जो हाइड्रोलिक पंप है वो ठीक से काम कर सके, ठीक है ना। तो ये एक चीज हो जाती है यहाँ पर। अब देखिए, आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये कुछ भी यहाँ पर कोई दिक्कत है, समझ लीजिए मैकेनिकल गियर कोई फंस रहा है और आप स्कैनर के साथ में किए जा रहे हो कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन सर हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। अरे भैया, आपका गियर ही फंस रहा है, कैसे लेगा वो? जब कंप्यूटर को पता है कि गियर फंस रहा है,
लेकिन कौन सा गियर फंस रहा है वो उसको नहीं पता चलता ना, क्योंकि उसके लिए तो कोई सेंसर लगाया नहीं है। ठीक है, तो वो एक बड़ी वजह हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो काम है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो इन फंक्शंस को हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि जैसे कि आपने बोला कि सर ये ऑयल डिस्चार्ज करना है, आप जब जाओगे ना स्कैनर के अंदर तो यहाँ वहां पर ये सब कुछ लिखा होता है, मेंशन होता है स्टेप बाय स्टेप, हर स्कैनर हर कंपनी के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली, आप जाओगे यूट्यूब के ऊपर डालोगे कैलिब्रेशन, जो बंदे ने कैलिब्रेशन कर रहा है उसने क्या किया, उसने ये वाला प्रोसेस बताया, कौन सा वाला, पोस्ट वाला। ठीक है, लेकिन वो बेचारा जो है वो आपको ये बताना भूल गया कि भाई इसके पहले स्कैनर से ही ऑयल डिस्चार्ज किया था मैंने, और उसके बाद में क्लच सर्विस किया, क्लच चेंज किया मैंने। तो क्या हुआ, आप लगे पड़े हो खाली स्कैनर में कैलिब्रेशन का वीडियो देखकर उसके ऊपर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो ही नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्लीज इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आपको याद रखना पोस्ट रिपेयर। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे वापस से कुछ और चीजें। तो यहाँ पर आपके मन में बहुत सवाल आते होंगे कि सर ये इंटेलिजेंट क्रूज सिस्टम क्या है। ठीक है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम। अब ये बेसिकली आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम होता है जो कंट्रोल यूनिट के जरिए होता है। किसके जरिए, कंट्रोल यूनिट के जरिए। अब अगर आपने किसी वजह से कंट्रोल यूनिट चेंज किया, याद रखिए ये कौन सा पार्ट है, रिप्लेस वाला। तो रिप्लेस वाला अगर आपने ये चेंज किया है तो उसके बाद में आपको करना पड़ेगा, लेकिन सब गाड़ियों में नहीं पड़ेगा। आप जानना चाहते हो किन गाड़ियों में जरूरत पड़ेगी, तो इसके अंदर जाइए और पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, इस पे क्लिक करके अंदर जाइए। ये जो लैंग्वेज चेंज कर रहे हो ये स्कैनर का लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, कुछ गाड़ियों के अंदर जो है ना, जैसे BMW मर्सिडीज में, आप उसका लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, दैट इज वन ऑप्शन। ज्यादातर ये जो ऑप्शन है वो चीनी गाड़ियों के लिए, किसके लिए, चीनी, क्योंकि स्कैनर जो है वो चीन चाइना में बनते हैं, तो उन्होंने उनकी गाड़ियों के लिए बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मोटर एंगल कैलिब्रेशन। ये जो आप मोटर एंगल कैलिब्रेशन देख रहे हो ये नया वाला फंक्शन है जो ईवी के लिए आया हुआ है। ये ईवी के मोटर के एंगल को ये इसके लिए चेक किया जाता है। ठीक है, यूज होता है, करेक्ट। अभी इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। नॉक सेंसर रीसेट, नॉक सेंसर रीसेट करना पड़ता है आपके यूरो 6, BS6 इन गाड़ियों का, जब आप नॉक सेंसर को रिप्लेस करते हो। याद रखिए नॉक सेंसर कंट्रोल यूनिट वाला, आपको भी पता है BS6 का नॉक सेंसर कैसा होता है। ठीक है, तो नॉक सेंसर को रीसेट करना पड़ता है क्योंकि आपने रिप्लेस किया है, और ये एक कंट्रोलर होता है। क्या होता है, कंट्रोलर। और रीसेट करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये वो आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, इंजन स्टार्ट करने के बाद में रीसेट का मतलब क्या है, फैक्ट्री सेटिंग पे लेकर आना कि भैया पुराना वाला खराब था, मुझे पुरानी वैल्यू मिल रही थी, अब मैंने नया लगा दिया तो मुझे नई वैल्यू चाहिए, तो मैं जीरो से चालू करूंगा। इसके बाद ऑयल मेंटेनेंस वगैरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। सीट ऑक्यूपेंसी कैलिब्रेशन, सीट ऑक्यूपेंसी सेंसर आता है, जैसे कि यहाँ पर लगा होता है कि कोई उसमें बैठा है कि नहीं बैठा है। अभी सब गाड़ियों में जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। क्या ये सब गाड़ियों में जरूरत पड़ेगी, नहीं। क्या ये सब गाड़ियों में जरूरत पड़ती है, पुरानी में तो नहीं पड़ती, नई वाली में पड़ रही है। अब कौन सी गाड़ी में जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, इसके अंदर आप जब जाओगे तो आपको सारे ब्रांड और मॉडल की लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद आता है सीट ऑक्यूपेंसी कैलिब्रेशन। अब ये सीट ऑक्यूपेंसी कैलिब्रेशन मतलब यहाँ पर सीट पे आपके एक सेंसर लगा होता है, जिससे जब आप बैठते हो तो ये पता चल जाता है कि आप बैठे हो, तो आपकी जो सीट बेल्ट की वार्निंग है वो बजना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि अगर आप ये सेंसर चेंज कर रहे हो तो इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट काम नहीं करता, ये इनपुट देता है BCM को, और BCM जो है वो आपके क्लस्टर को देता है। ठीक है, वैसे ही सीट बेल्ट का इनपुट आएगा BCM को, और BCM जो है वो क्लस्टर को बताएगा कि भाई सीट नहीं लगाया इसने और बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए जब आप इसको चेंज करते हो तो आपको, क्योंकि जब खराब होता है ना, तो ये क्या होता है कि आपके BCM को लगता है कोई बैठा हुआ है। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट लाइट ऑन करके रख देता है। तो जब ये खराब होता है तो उसको जीरो वैल्यू पर लेकर आना पड़ता है। इसीलिए सब गाड़ियों में जरूरत पड़ेगा, नहीं। किन गाड़ियों में जरूरत पड़ेगा, अंदर जाइए देख लीजिए। ठीक है, और आपको फॉल्ट भी बन जाता है। इसके बाद आता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर। अब मैं आप लोगों को स्टीयरिंग एंगल सेंसर रीसेट के बारे में, एस कहते हैं हम लोग, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि सब लोगों को ना आजकल बहुत ज्यादा गलतफहमी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। मुझे जहां तक लगता है तो वो स्कैनर बेचने वाली कंपनी जो ये सब फंक्शन दिखा दिखा के डरा डरा के बेचती है ना, उनकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया स्टीयरिंग
एंगल सेंसर, लोग रीसेट ही होता है ये, बेसिकली लोग कैलिब्रेशन भी कहते हैं, तो हम लोग कैलिब्रेशन भी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट सबसे जरूरी चीज, जिस गाड़ी में आपके ईएसपी होता है, जिस गाड़ी में आपके टीसीएस होता है यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, उन गाड़ियों में ही आपका ईपीबी, ये सब जो आपके या डायनामिक कंट्रोल होता है, इन जिन गाड़ियों में ये होगा। अब लोगों को क्या लगता है, क्योंकि ये स्टीयरिंग एंगल लिखा हुआ है तो ये फंक्शन एक्चुअली में स्टीयरिंग को है, नहीं। आपका जो पावर स्टीयरिंग है ये ईपीएस का नहीं है, ये फंक्शन ईएसपी का है, याद रखिए, ईएसपी टीसीएस, करेक्ट। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर ईएसपी को चाहिए होता है ताकि वो गाड़ी को ठीक तरीके से कंट्रोल कर सके, पहली चीज। ओके, इसीलिए, और ये जो ईएसपी है वो 90% गाड़ियों में ये जो फंक्शन है वो आता है आपके एबीएस के कंट्रोल के अंदर, क्योंकि ये ब्रेकिंग से रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है, किसके अंदर आता है, एबीएस के अंदर। तो अगर आप एबीएस का कंट्रोल मॉड्यूल चेंज करते हो, चेंज किया, ठीक है, तो आपको स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन करना पड़ता है। इसके बाद दूसरी चीज, अगर आपने, क्योंकि ये स्टीयरिंग पे लगा हुआ होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जब आपका स्टीयरिंग एंगल आउट हो जाता है तो ईएसपी और टीसीएस की लाइट आती है, जैसे एक गाड़ी बनी हुई होती है ना, और फिर यहां से ऐसे आपके ये जा रहा होता है, तो वो टीसीएस की लाइट है, ठीक है, और ईएसपी के लिए ईएसपी लिखा हुआ होता है। ओके, तो आपका जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अगर आपने स्टीयरिंग या फिर रैक, इसमें कुछ भी मेंटेनेंस वर्क किया है, ठीक है, तब भी आपको स्टीयरिंग एंगल रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जो चक्री होते हैं ना, हम लोग उसको हिंदी में चक्री बोलते हैं, या क्लॉक स्प्रिंग, वो कई बार आउट हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल परफेक्ट नहीं मिलता, और क्योंकि आपने इसको डिस्कनेक्ट किया था तो भी ये प्रॉब्लम होती है। कुछ गाड़ियों के अंदर बैटरी डिस्कनेक्ट करोगे तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका एक, याद रखिए कब कब करना पड़ रहा है वो देखिए। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे हो कि सर को इतना पता है, ये स्कैनर खुद बताता है, स्कैनर आपको बताएगा कि भाई आपने ये काम किया है क्या, स्टीयरिंग रैक में कुछ काम किया है क्या, बैटरी डिस्कनेक्ट की थी क्या, आपने एबीएस का कंट्रोल मॉड्यूल चेंज किया है क्या। ओके, इसके बाद में आता है आपका स्टीयरिंग एंगल। तो अगर आपने ईपीएस चेंज किया है, कुछ गाड़ियों में ईपीएस चेंज करने के बाद में भी ये प्रॉब्लम होती है। और जो पांचवा होता है वो होता है अलाइनमेंट। कौन सा, व्हील अलाइनमेंट। जब आप व्हील अलाइनमेंट करते हो तो उस टाइम पे स्टीयरिंग को भी अलाइन किया जाता है, और उस वजह से स्टीयरिंग एंगल सेंसर रीसेट करना हमें जरूरी पड़ जाता है आजकल, क्योंकि कंपनीज ने ईएसपी को, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी Hyundai हो गई, Hyundai की i20, आप 2010 का मॉडल ले लो, आपको स्टीयरिंग एंगल सेंसर नहीं मांगता है, ठीक है, रीसेट नहीं मांगेगा, जबकि उसके अंदर ईपीएस भी है और एबीएस भी है। राइट, क्यों नहीं मांगता, क्योंकि सेम चीज उन्होंने i20 जो हमारी 2010 का मॉडल था उसमें नहीं दी थी, लेकिन जो i20 हमारा 2017 का मॉडल है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ईपीएस भी दिया है, उन्होंने एबीएस भी दिया है, और उन्होंने ईएसपी का फंक्शन भी दे दिया है। अब लोग एक गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं, यार 2017 के बाद की तो सारी गाड़ियों के अंदर जो है वो स्टीयरिंग एंगल ये करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। अगर ईएसपी है, टाटा की भी सेम गाड़ियां हैं, अगर आप टाटा भी देखो तो जिसमें टाटा में अचानक से स्टीयरिंग कैलिब्रेशन, पहले क्या होता था, ये सारे फंक्शन जो है ना वो प्रीमियम गाड़ियों के होते थे। क्यों होते थे प्रीमियम गाड़ियों के, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं ईएसपी वगैरह, ये प्रीमियम गाड़ियों में ही आते थे, क्योंकि महंगे फीचर होते थे। आज के टाइम पे क्योंकि इंडियन ब्रांड भी बहुत महंगे महंगे फीचर जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी आने लगे। तो ईएसपी आया, इस वजह से स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेट करना पड़ रहा है। एबीएस और ईपीएस तो पहले भी थे ना। तो ये होता है जब आप सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होती है, ठीक है ना। और वहां पे आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि भाई ये करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा।
अब रही बात ये सारी चीजें अगर हुई हैं तो ही हमारा लॉजिक बनता है कि मैं स्टीयरिंग कैलिब्रेट करूं। लेकिन अगर आपको ईपीएस की लाइट आ रही है और फॉल्ट बन रहा है आपका टॉर्क सेंसर को लेकर, ठीक है, क्योंकि ईपीएस के लिए टॉर्क सेंसर जरूरी है, तो टॉर्क सेंसर को लेकर आपका ये फॉल्ट बन रहा है, तो आपको बिल्कुल भी स्टीयरिंग एंगल रीसेट करने की जरूरत नहीं है। टॉर्क सेंसर का क्या प्रॉब्लम है उसको चेक कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस क्योंकि टॉर्क सेंसर जो है रैक पर आता है, कंट्रोल मोटर के पास आता है, इसीलिए जब आप उसको खोलोगे तो खोलने के बाद में अगर आपने सेंसर चेंज किया तो आपको स्टीयरिंग एंगल सेंसर रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरी असेंबली को खोला है। याद रखिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टीयरिंग और स्टीयरिंग रैक मेंटेनेंस वर्क अगर आपने किया है तो उस केस में आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिए स्टार्ट स्टॉप रीसेट। अब ये स्टार्ट स्टॉप फीचर क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो नई हाइब्रिड माइक्रो हाइब्रिड गाड़ियां जो होती है, वो माइक्रो हाइब्रिड गाड़ियों में ये यूज होता है। इसमें क्या होता है, जब आप इंजन अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, समझ लीजिए कि ट्रैफिक में खड़ी है, तो जितना देर ट्रैफिक में खड़ी है उतने टाइम के लिए इंजन जो है वो स्टॉप हो जाता है। जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पैर रखोगे, क्लच छोड़ोगे, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है ना, जो पूरा सिस्टम अगर आपने चेंज किया स्टार्ट स्टॉप का, उसमें कोई भी कंपोनेंट चेंज किया तो उस टाइम पे आपको रीसेट करना पड़ेगा। किन गाड़ियों में आता है उसकी सारी लिस्ट आपके स्कैनर के अंदर होती है। थोड़ा सा समय अपने स्कैनर के साथ में गुजारिए, आपको ये पता चल जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट और भी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कितने कवर किए देख लेते हैं ना, जो कंपनीज कहती है। अब एक और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर आप ईवी में काम नहीं करते तो ये वाला फंक्शन आपके काम का है क्या? बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, अगर आपका प्रीमियम में बिल्कुल काम नहीं करते तो ये फंक्शन काम का है? बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड की गाड़ियां ज्यादा नहीं तो ये काम का है? बिल्कुल काम का नहीं है। तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूं? जस्ट बिकॉज कंपनी मुझे बोल रही है कि 36 है, 40 है, 50 है। देखो, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल सिस्टम हर गाड़ी में तो आता नहीं है, और वो गाड़ी मेरे पास है कि नहीं है। तो देखो, मैं आपके सामने ही कट कर रहा हूँ, कितने इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, और इसको भी कट कर दिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जिनकी जरूरत पड़ सकती है वो है 1 2 3। सॉरी, ये भी नहीं जरूरी है, लैंग्वेज वाला भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी गया। तो 1 2 3 4 5, 5, 10 में से 5, यानी सिर्फ इस पेज पे मुझे 50% ही फायदा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अभी हमने टोटल कितने देखे? हमने देखे 10 फंक्शन देखे। अब और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरी कोशिश ये है कि आप लोग उसको समझे। अब बात आती है आपका कूलेंट ब्लीडिंग। अब ये जो कूलेंट ब्लीडिंग हम लोग कर रहे हैं, इसका रीजन क्या होता है? पहली चीज तो समझिए, कूलेंट ब्लीडिंग जो है वो आपकी प्रीमियम व्हीकल्स में काम आता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप होता है। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप आपका लगा हुआ है, अगर आप उसको वो खराब हो जाता है और आप नया डालते हो, तो उस केस में आपको पूरे कूलेंट की ब्लीडिंग करनी पड़ती है, ताकि पाइप्स में जो एयर वगैरह आ गई है उसको हम लोग निकाल सके। राइट, प्रीमियम गाड़ियों में ज्यादा यूज होता है। हर ऐसा भी नहीं कि हर प्रीमियम में, जैसे कि मर्सिडीज में कंपलसरी है, नहीं। लेकिन जैसे हाइपर प्रीमियम, उनके भी कुछ मॉडल होते हैं जिनमें जरूरत पड़ती है। कौन सी कंपनी का यूज किया गया है, तो वो सारे मॉडल की जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? इस पे क्लिक करोगे, अंदर जाओगे, सारे ब्रांड और मॉडल की जानकारी यहीं पे मिल जाती है। इसके बाद आता है आपका क्रैंक पोजीशन सेंसर अडेप्टिव लर्निंग। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग नॉर्मली, मैं अगर टाटा मारुति महिंद्रा में काम कर रहा हूं तो ये मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक और कट हो गया। क्रैंक पोजीशन सेंसर अडेप्टिव लर्निंग, ये किस में जरूरत पड़ रही है हमारी? ये पड़ती है जिसमें हमारी वीवीटी होती है, और वो भी हर ब्रांड में नहीं। ठीक है, ई वीवीटी, नॉट जस्ट वीवीटी, ई वीवीटी। ई वीवीटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल वॉल टाइमिंग। ठीक है, तो उस केस में अगर आप क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर चेंज करते हो तो आपको इसको लर्न करना पड़ जाता है। ये भी ज्यादातर प्रीमियम गाड़ियों में जरूरत पड़ती है, जब आप इंजन को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करते हो, इंजन में ज्यादा काम निकालते हो, तब जाके आपको ये करना पड़ता है। तो ये मुझे जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। ये भी मुझे, अगर मैं टाटा मारुति महिंद्रा में काम कर रहा हूँ, मैं नासिक में काम कर रहा हूँ, मैं किसी और एरिया में काम कर रहा हूँ,
नहीं जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा डीपीएफ रीजनरेशन। डीपीएफ रीजनरेशन वगैरह क्या करना है, कैसे करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यूरो 6 एंड BS6, मैं यूरो क्यों बोलता हूँ साथ में बताए, क्योंकि हमारे साथ में इसी क्लास में आज इंडिया के बाहर से बहुत सारी जगह से लोग बैठे होंगे, तो उन सबके काम में आना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में EGR अडेप्टेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी चाहे महिंद्रा हो या टाटा हो, उसमें भी ये फंक्शन जो है ना यूज होता है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि इसी स्कैनर से होगा, वो आपके बिना स्कैनर के भी किया जा सकता है। EGR अडेप्टेशन का मतलब क्या है, आपने EGR को या तो रिप्लेस ही किया है, बेसिकली रिपेयर भी किया। रिपेयर मतलब क्या होता है इसका, कि आपने उसको बाहर निकाला, वो जाम हो गई थी, आपने उसको क्लीन किया फिर लगाया, तो ऐसे में क्या होता है, उसकी लर्निंग करनी पड़ती है, अडेप्टेशन करना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल लर्निंग। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल लर्निंग है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके ऊपर जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता है। हालांकि हर गाड़ी में जरूरत नहीं पड़ती, आप जाके एक बार चेक करो कि भाई मैंने इसका EGR साफ करके लगाया हूँ, फिर भी थोड़ा सा मिसिंग हो रही है, तो एक बार इसमें कोई लर्निंग का फंक्शन दिया है क्या, चलिए स्पेशल फंक्शन में जाके देख लेते हैं, सर्विस फंक्शन में जाके देख लेते हैं। ये सब ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद थ्रॉटल का भी सेम होता है, जैसे EGR वॉल होती है वैसे थ्रॉटल वॉल आपकी बटरफ्लाई वॉल होती है, ये वाली पॉपेट वॉल होती है। ठीक है, एंड दिस इज बटरफ्लाई वॉल, करेक्ट है। तो उस केस में भी क्या हो रहा है, उस केस में भी आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, आप स्कैनर में जाइए और देखिए कौन सा फंक्शन है, और अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो हर एक फंक्शन को, हमने तो क्या है कि कुछ प्रीमियम के भी फंक्शन कवर किए हैं, क्योंकि कहाँ पे यूज हो जाए पता नहीं। ठीक है ना, वो भी एक चीज होती है। अब ये वाला जो आप फंक्शन देख रहे हो, इंजन पावर बैलेंस मॉनिटरिंग, अब ये जो है ना आपका यूरो 6 जो फेज 2 है, फेज 2 वाली जो गाड़ियां हैं उसमें ये यूज हो रहा है। ठीक है, इंडिया में कोई भी गाड़ी नहीं जिसमें ये यूज होता है। ये आता है FRM मैचिंग, ये आपकी BMW के लिए होता है। जब आप BMW का FRM चेंज करते हो तो उस टाइम पे आपको मैचिंग करनी पड़ती है। बेसिकली ये भी एक तरीके से आपका जो पूरा मतलब FRM क्या होता है, आपका फुटवेल रनिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो जो फुटवेल रनिंग मॉड्यूल होता है आपका, ये क्या करता है, BCM की तरह काम करता है। BMW में आपके BCM की तरह काम करेगा, जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, आपके फॉग लैम्प वगैरह, ये सब यही ऑपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो जब आप ये चेंज करते हो ना, तो मैचिंग करते वक्त क्या होता है, वो हर एक लाइट को जला के बंद करके चेक करता है कि सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे आपका DPF होता है वैसे ही आपका GPF भी होता है। ये अमेरिकन गाड़ियों में आता है, कुछ यूरोपियन गाड़ियों में भी आता है। ये गैसोलीन यानी कि पेट्रोल का, जैसे ये हमारा डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है, वैसे ये पेट्रोल पार्टिकुलेट फिल्टर है। ठीक है, इंडिया में तो किसी गाड़ी में है नहीं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये भी हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो लोग BMW वगैरह तो क्या आज के टाइम पे कॉमन है, तो उनके लिए जरूरत पड़ती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है गियर लर्निंग। गियर लर्निंग जो है, याद रखिए, ब्रांड टू ब्रांड, मॉडल टू मॉडल, सब गाड़ियों का अलग होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हाई वोल्टेज बैटरी। ये आपके EV के लिए होता है। ये हाई वोल्टेज बैटरी रीसेट फंक्शन है। ये जो फंक्शन इसके अंदर दिया हुआ है, ये ज्यादातर चाइनीज गाड़ियों के लिए है। ये इसमें अमेरिकन और बाकी की गाड़ियों का भी रीसेट एक्चुअली में होता नहीं है। जितने भी स्कैनर हो, चाहे वो एक्सटूल हो, चाहे वो लॉन्च हो, चाहे वो होटल हो, उनमें नहीं होता है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये चाइनीज गाड़ियों के लिए दिया है, तो ये भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने कितने देखे, 10 वहां पे देखे थे, 10 यहाँ पर देखे, 20 हो गए। और 20 में से हमारे पास 5 वहां पे काम के थे, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास नहीं, 5 यहाँ पर काम पे, तो यानी 10 फंक्शन जो है वो हमारे काम के हैं टोटल 20 में से, यानी 50% यहाँ पे भी हमको मिला। राइट, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप अपने स्कैनर को फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाओ। इसके बाद और भी है, देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ये एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ABS जब आप पंप चेंज करते हो या फिर आप उसका कंट्रोल यूनिट चेंज करते हो, तो उस टाइम पे आपको ब्लीडिंग करनी पड़ जाती है। जो हम लोग मैनुअली करते थे, वो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक के जरिए। ठीक है ना, तो वो एक यहाँ पर जरूरी हो जाता है। AC के सिस्टम
सिस्टम BMW, मर्सिडीज, ऑडी इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप एसी में काम करते हो, आपका ब्लोअर कैलिब्रेशन होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। ये देखिए, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने एसी का ब्लोअर चेंज किया, तो अगर आप जब आपने एसी का ब्लोअर चेंज किया, तो उस टाइम पे आपका जो एसी का सिस्टम है, बस वो ये जानना चाहता है कि ब्लोअर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप इनिशियलाइज कर दोगे, रीलर्न कर दोगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। BMW, मर्सिडीज, ऑडी इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया है, पोर्शा ओर्शा, आपके जैगवार वगैरह सब में यूज होता है। कॉमन फंक्शन है। अच्छी बात है कि ये कर भी देता है, ठीक है। इनफैक्ट Hyundai में भी होता है, टोयोटा में भी होता है। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे ये कर देगा, ये आप याद रखिए। एक चीज और याद रखना कि इसके साथ साथ मैंने पहले आप लोगों को कुछ प्रिकॉशंस वगैरह बताए हैं, उनको भी साथ में फॉलो करते रहना, समझे कि नहीं? ओके। इसके बाद आता है अडेप्टिव फ्रंट लाइट। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपके जो अडेप्टिव हेडलाइट्स आती हैं आपकी, ठीक है। तो अडेप्टिव हेडलाइट जब आप चेंज करते हो, तो उस टाइम पे भी सेम जैसे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, लर्निंग वाला पार्ट है, सेम वैसा ही होता है। इसके बाद आ जाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये सेम प्रीमियम गाड़ियों में सब में जरूरत पड़ती है, ठीक है। सभी प्रीमियम गाड़ियों में जरूरत पड़ती है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना जरूरी है। इसके बाद आता है आपका एडी ब्लू रीसेट। क्या आता है? एडी ब्लू रीसेट। ये है आपका यूरिया का फंक्शन। अब आप चाहे यूरो 6 में काम करो, चाहे आप BS6 में काम करो, सब गाड़ी का अलग अलग होता है। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में क्लास बनाई हुई है। अभी जो मेरा क्लास चल रहा है लाइव वाला प्रीमियम कोर्स में, वो भी ये यूरिया के लेकर ही चल रहा है। हर ब्रांड टू ब्रांड, मॉडल टू मॉडल डिफरेंस होता है। हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको क्लियर कर सके। एयर फ्यूल रिसेट सब गाड़ियों में जरूरत नहीं पड़ती है, बट जिन गाड़ियों में जरूरत पड़ती है, तो वहां पे इस चीज को याद रखिए कि ये जो आपका एयर फ्यूल रिसेट का फंक्शन है, ये कब यूज होगा? जब आपने इंजन का मेजर मेंटेनेंस किया है। क्या किया है? इंजन का मेजर मेंटेनेंस। यहाँ पर कोई भी पार्ट चेंज नहीं हुआ होता है। आप सोचेंगे कि ECM चेंज करने के बाद करना पड़ेगा, नहीं। इंजन का मेजर मेंटेनेंस अगर आपने किया, तो उस टाइम पे एयर फ्यूल रेशियो रीसेट करना, AFR रीसेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एयर लेवल कैलिब्रेशन। ये जो आपकी प्रीमियम गाड़ियों में एयरमेटिक सस्पेंशन आता है, ठीक है, उसके लिए जरूरी होता है। इसको लेकर यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। हर बार क्या होता है, जब भी एयरमेटिक सस्पेंशन जो है आपके, ठीक है, तो एयरमेटिक सस्पेंशन में कुछ भी प्रॉब्लम आए, हर टेक्नीशियन बोलता है कैलिब्रेशन कर दो, सस्पेंशन कैलिब्रेशन कर दो, बलून कैलिब्रेशन कर दो। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसी को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पे, अगर आप लोगों को देखना होगा तो देख लेना कि हर बार वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और वहां पे अगेन हमारे ये वाले टॉपिक, ये वाले पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हर एक सिस्टम में याद रखिए, हर एक सिस्टम में, और वो आपका स्कैनर आपको गाइड करता है, तो आपकी वो जिम्मेदारी है कि आप उसको सही तरीके से समझें, ठीक है। आप अगर VW, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, इनमें अगर आप बैटरी चेंज करोगे, तो आपके डिन स्टैंडर्ड की बैटरी चाहिए होती है। तो जब आप बैटरी चेंज कर रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर बैटरी सेंसर, ये सारी चीजें लगी होती हैं, तो इसलिए ये डिन स्टैंडर्ड की बैटरी को मैचिंग करना पड़ता है। बैटरी के ऊपर एक सिंपल सा कोड आता है, वो कोड हमको डालना पड़ता है, ठीक है। किन गाड़ियों में जरूरत पड़ती है उसकी सारी लिस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ज्यादातर जो है वो डिन स्टैंडर्ड वाली को पड़ती है, उसके अलावा ज्यादा नहीं पड़ती। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है आपका ब्रेक रीसेट। अब यहाँ पे भी ना एक बहुत ज्यादा गलत फहमी है, लोगों को ये लगता है कि मैंने ABS चेंज किया तो ब्रेक रीसेट करना चाहिए, मैंने ब्रेक पैड चेंज किया तो रीसेट करना पड़ेगा। नहीं, जिन गाड़ियों में EPB होता है, क्या होता है? EPB यानी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ठीक है, जो हमारा रियर व्हील में लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, दो पंप होते हैं, ठीक है, सॉरी, दो मोटर होते हैं जो ब्रेक कैलिपर को आपके रिलीज करने का और बंद करने का काम करते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एक बटन पे आपकी गाड़ी पार्किंग पे जाती है, ठीक है। व्हील लॉक हो जाते हैं, रियर व्हील लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ उसी गाड़ी में जरूरत पड़ेगी जिसमें EPB है, बाकी किसी में नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लच है, तो ये जो क्लच मैचिंग आपको करनी पड़ती है, वो कब करनी पड़ती है? जब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लच होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लच का मतलब क्या होता है? आपका कंट्रोल मॉड्यूल क्लच की
ओपनिंग और क्लोजिंग को मॉनिटर कर रहा होता है, कंटिन्यू कंट्रोल कर रहा होता है, वहां पर करना पड़ता है। सब गाड़ियों में जरूरत नहीं पड़ती, जिनमें जरूरत पड़ती है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ Hyundai, मारुति, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो, ये जो कोडेज ईसीयू वाला फंक्शन है ना, ये तो एक्चुअली में यूज ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कोडिंग करने वाला पार्ट है। बेसिकली ये जो है ना, आपके ईसीयू को रीसेट करता है, ठीक है, बस रीसेट करने का काम करता है, और ये किसी गाड़ी में होता भी नहीं है। ओके, तो ये एक पार्ट काम में नहीं आ रहा है। आपका क्लच मैचिंग वाला पार्ट काम में नहीं आता है, राइट है। इसके बाद में अगर मैं देखूं तो ईपीबी भी इतना यूज नहीं होता है, बस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वहीं पर यूज हो रहा है। आपका एयर लेवल सस्पेंशन भी उतना यूज नहीं होता है। प्रीमियम गाड़ी है, चलो बीएमडब्ल्यू, इसमें बैटरी मैचिंग तो यूज हो जाती है, अडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग यूज हो जाती है, एडी ब्लू जरूरी हो जाता है, या आपका एसी का सिस्टम जरूरी हो जाता है, एबीएस ब्लीडिंग, एयर फ्यूल रेशियो भी रेगुलर यूज नहीं होता है, हर इंजन नहीं मांगता है जब तक आप उसका ड्राइव साइकिल कंप्लीट करो। अगर आपने ड्राइव साइकिल कंप्लीट की इंजन मेंटेनेंस के बाद में, तो आपको कुछ एएफआर रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक 5। अगेन यहाँ पर भी हमें वही 50% का 10 में से 5, तो हमें क्या 30 में से सिर्फ 15 जो है वो रेगुलर यूज होंगे आपके, वो भी इस बेस पे, इसमें से कुछ तो प्रीमियम के ही है, पर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि चलो हर गैरेज में प्रीमियम गाड़ी आती होगी उस हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर आपने डिफरेंस देखा क्या होता है, ठीक है। ये सारे फंक्शन आप जब ले रहे हो, तो अब जैसे यहां पर एबीएस ब्लीडिंग है, ठीक है, तो महिंद्रा की गाड़ियों में भी जरूरत पड़ती है, मर्सिडीज में भी पड़ती है, बेंज में भी पड़ती है, तो ये फंक्शन तो मेरे स्कैनर के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। मेरा बस चले तो मैं उनको बोलूं कि भाई आप मुझे ना ये क्लच मैचिंग वाला फंक्शन मत दो और इसके 50 रुपए काट लो, ठीक है, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। तो कम से कम ये तो ना करें कि भाई ये सारे फंक्शन जो मेरे काम के ही नहीं है, इनको बता बता के बढ़ा चढ़ा के ये बोले कि ये स्कैनर बेस्ट है, ये स्कैनर बेस्ट है, ये तो गलत बात है, ठीक है। आप देखोगे सभी सभी स्कैनर के अंदर ये फंक्शन मोरलेस सेम ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चले जाते हैं, और भी हैं, अभी तो 30 हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 36 है टोटल। सनरूफ रीसेट, आपको भी पता है, जब भी आप सनरूफ का मोटर चेंज करोगे, कंट्रोल मॉड्यूल चेंज करोगे, ये करना पड़ जाता है। हर गाड़ी में जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि Hyundai की जो अपनी वेन्यू आ रही है उसमें सनरूफ दिया उसको भी रीसेट करना पड़ेगा, नहीं, कंपलसरी नहीं है, अनटिल अनलेस ये आपका सेल्फ कंट्रोल है, यानी इसका एक कंट्रोलर अलग से दिया हुआ है। मेरे पास भी एक स्कॉडा है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो बीसीएम के जरिए कंट्रोल होता है, स्विच पे कंट्रोल होता है, जब चेंज करेंगे तो कैलिब्रेशन नहीं करना पड़ता, लेकिन बीएमडब्ल्यू में करना पड़ जाता है, ठीक है। ये भी एक याद रखिए। दूसरी चीज कि सनरूफ को हम लोग इलेक्ट्रिक भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी इतना काम में नहीं आता है। इसके बाद आता है आपका टायर रीसेट। ये जो टायर रीसेट आप देख रहे हो, ये तो एकदम मतलब वर्ल्ड की हार्डली 1% व्हीकल में यूज होता है, उससे ज्यादा यूज होता भी नहीं है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये आपकी अडेप्टिव हाइट के जरिए टायर अगर आपने चेंज किया है तो वो चेंज करने के बाद में आपको एक वार्निंग जैसा आता है और ये चेंज करना पड़ता है, 99% यूज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद टीपीएमएस रीसेट डेटाबेस, ये जो फंक्शन है, ये कंपनी चाहे कितना भी बोले, बट ये आपके डैशबोर्ड में ही ज्यादातर टाइम जो है ना कंपनी ने दे दिया होता है, ठीक है, हर कंपनी का। ट्रांसपोर्ट मोड है, ये जो ट्रांसपोर्ट मोड है, ये देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट मोड का मतलब क्या होता है, अब जैसे गाड़ी फैक्ट्री से निकली और वो ट्रांसपोर्ट में है, तो ट्रांसपोर्ट में गलती से भी अगर उसको समझो जो बांधा गया है, आपके व्हील वगैरह को बांधा गया है, वो लूज हो जाए, तो गलती से भी गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलनी चाहिए। इसीलिए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के बटन को आप दबा दोगे, ट्रांसपोर्ट मोड पे डाल दोगे, तो ऑल व्हील लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग तो है ना इसको भी दिखा चढ़ा बड़ा चढ़ा के इसका भी पैसा ले लेते, बट ये जो इसको अनलॉक करने के लिए ना सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपके डैशबोर्ड से भी हो जाता है, यानी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया वहां से भी हो जाता है, लेकिन स्कैनर से भी होता है। और ये बहुत सिंपल होता है, जब भी गाड़ी को ट्रांसपोर्ट मोड पे डाला जाता है, इसका मतलब उसको कहीं पे लेकर जाना है। इसके बाद आता है टर्बो चार्जर मैचिंग, ये जो है वो सिर्फ आपका ईवीजीटी के लिए यूज होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो। अगर आपका टर्बो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो उस टाइम पे, और मैचिंग जब भी बात आ रही है ना, मैचिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिप्लेस हुआ है, क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है,
याद रखिए, ठीक है। तो पुराने वाले को नए सिस्टम को हमें नए टर्बो को हमें पुराने वाले सिस्टम पे ये करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, अब ये विंडो कैलिब्रेशन का फंक्शन है। ये जो विंडो कैलिब्रेशन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर आपने दरवाजा खोला, आप जैसे BMW की ये देखोगे, कुछ गाड़ियों में ऐसे फंक्शन होते हैं। तो BMW में क्या होता है, GT आती है। GT में क्या है कि आपका जो विंडो है, ये जो विंडो है, इसके ये ऊपर का पार्ट ही नहीं होता है। ग्लास जो है ना ओपन होता है ऊपर से पूरी तरीके से, ये जाके कहीं पे फिट नहीं होता। तो जब आप इसको खोलते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि बाहर निकलना होता है ना रेलिंग से, अपना जो पिलर है उससे, तो थोड़ा सा नीचे आता है। दरवाजा खोलोगे जब, जैसे ही आपने इस पे हैंडल पे हाथ लगाया, ये थोड़ा सा नीचे आता है, और जब आप बाहर निकाल लेते हो और जब लगाने के टाइम पे वो ऐसे ही अंदर जाता है और फिर ऊपर हो जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। अब अगर ये बंद हो गया, अगर ये नहीं हो रहा है, या फिर आपने विंडो चेंज किया, वाइंडर चेंज किया, या उसका कंट्रोल मॉड्यूल चेंज किया, तो आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। कोई नेसेसिटी टूल नहीं है, ट्रांसपोर्ट मोड यूज नहीं होता है, ईवीजीटी की मैचिंग इतनी यूज नहीं होती है, विंडो कैलिब्रेशन इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। मैंने BMW का आपको बता दिया। अगर आप मर्सिडीज का देखोगे तो मर्सिडीज की ई क्लास में नहीं आता है, सॉरी सी क्लास में नहीं आता है, ई में आता है और एस क्लास में आता है। अब आप सोच के देखिए कि कितनी एस क्लास जो है वो हमारे पास में बनने के लिए आ रही है, करेक्ट है ना। तो ये भी एक चीज जरूरी होती है, और उसके हिसाब से आपके ये फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी हमने क्या किया था, हमने ना टोटल 36 फंक्शन देखे। जो कंपनी ने बोला 36 फंक्शन है, 36 फंक्शन है। इन 36 में से अगर मैं देखूं तो मेरे सिर्फ वहां पर 15 थे, और ये 16 मेरे यूजफुल है, मेरे काम के, ठीक है, जो मुझे रेगुलर यूज होंगे, जिसमें मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। ओके, वो भी तब जब मैं इसकी मुझे समझ है तो, मतलब सनरूफ रीसेट अगर करना है, कैलिब्रेशन करना है, तो मुझे उसकी समझ है कि कब करना है, मेरी ट्रेनिंग सही है तब। अदरवाइज तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, यूज ही नहीं करते हम लोग। ओके, तो ये इस वजह से इस क्लास को मैंने बनाया था, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक सिंपल से मेथड के जरिए बताता हूं कि कैसे आप खुद पता लगा लेंगे कि आपका स्कैनर जो है वो आपको बताता है स्टेप बाय स्टेप कि इस फंक्शन को कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में मैंने जो इंजेक्टर कोडिंग की है, सॉरी इंजेक्टर कोडिंग नहीं, एबीएस की कोडिंग करके, और उसके बाद में उसका जो है ना पूरा लर्निंग का एक मेथड होता है, वो मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहां पर आप चले गए VW के अंदर। अब एक चीज और समझिए, ये जो सर्विस फंक्शन आपको बाहर दिखाई देते हैं, ये हर गाड़ी के उस मॉडल के अंदर भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपका हेल्थ रिपोर्ट निकलेगी। हेल्थ रिपोर्ट निकलने के बाद में ये देखिए आपका यहाँ पर स्टीयरिंग एंगल सेंसर, और यहाँ पर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक में कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, लॉन्ग कोड। मैंने बोला था ना आप लोगों को बोनस दूंगा, सो दिस इज योर बोनस, ठीक है। लॉन्ग कोडिंग करने का तरीका, सब लोगों को लगता है कि कोडिंग बहुत मुश्किल होती है, कोडिंग में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि लॉन्ग कोड, यहाँ पर फॉल्ट क्या बना है, कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड। सब लोग याद रखिए, जब भी किसी VW की गाड़ी में अगर ये फॉल्ट बन रहा है, ये वाला कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड, चाहे वो ECM में बन रहा हो, APS में बन रहा हो, किसी में भी अगर कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड लिखकर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपका लॉन्ग कोडिंग करोगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आता है ओवरबूस्ट अडेप्टेशन, लेटरल एक्सेलरेशन सेंसर, ठीक है ना। ये सब को हमें रीसेट और अडेप्टेशन बेसिक सेटिंग करनी पड़ती है। पर पहले कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड वाला कैसे हटाना है उसको देख लीजिए। अब यहां पर देखिए आपको जो है ना ऑनलाइन फंक्शन का एक ऑप्शन मिलता है, और यही मैं वो फर्क बता रहा था कि ये वाला जो ऑनलाइन फंक्शन का ये है, वो ऑटेल में नहीं मिल रहा है, बरोबर। होटल MX 900 में नहीं मिल रहा है, उसके बड़े वाले मॉडल में मिल रहा है। जबकि यही लॉन्च के या एक्सटूल के सभी मॉडल में दिखाई दे जाता है ऑनलाइन फंक्शन वाला, ठीक है। देखिए अब इस पे क्लिक करेंगे आप। लॉन्ग कोडिंग करने के लिए आपको सिर्फ कोडिंग करनी है, याद रखिए, प्रोग्रामिंग वगैरह में मत जाइए, ऑनलाइन कोडिंग पे क्लिक कीजिए।
लॉगिन मांगेगा, लॉगिन मानिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को वाईफाई कनेक्ट रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कुछ फाइल डाउनलोड करेगा, वो वहां से फाइल डाउनलोड होती है और आपको एक कोड दे देगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर लॉन्ग कोड में आपके पास में सभी कुछ यहां पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल क्लिक टू कोड, ट्रांसमिशन क्लिक टू कोड, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक क्लिक टू कोड, एयर कंडीशनिंग क्लिक टू कोड, सेंट्रल इलेक्ट्रिक। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो VW या ऑडी स्कॉडा की गाड़ियों में सेंट्रल इलेक्ट्रिक कंट्रोल जो होता है ना, ये BCM है बेसिकली। ठीक है, पार्किंग असिस्टेंस क्लिक टू कोड, एयर बैग क्लिक टू कोड, स्टीयरिंग कॉलम क्लिक टू कोड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ब्रेक में आ रहा था फॉल्ट तो आप ब्रेक पे क्लिक करेंगे। कहाँ करेंगे, ब्रेक पे क्लिक करेंगे, ये देखिए। और जब ये क्लिक करोगे ना तो ये आपको कुछ हेक्स फाइल्स निकाल के देता है, जो ये लॉन्ग कोड्स होते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग कोड में हमें ये सवाल आ जाता है कि हम चूज कैसे करें। जो भी आपको बड़ा नंबर दिखाई दे उसको आप चूज कर लीजिए। ये इनिशियल कोड है जो उसमें अंदर ऑलरेडी करंट कोड यहाँ पर दिखा दिया, देखो वन मतलब 10,000 दिखा रहा है 2710। और ये वाला जो है ये नए वाले कोड है, पॉसिबल कोड जो है वो नए होते हैं, याद रखिए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे ओके। एंड ओके करने के बाद में कोई भी कोड आप चूज कर सकते हो जो भी आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका वही तरीका है, इसमें हालांकि बहुत सारे दे रहे हैं, जनरली 2-3 कोड आते हैं या एक कोड आता है नया वाला, और एक आया तो सिंपल होता है। बस इस पे आप क्लिक करोगे, ये देखो आपको क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू मॉडिफाई द कोड इक्वल और मोर देन 5134। ठीक है, ओके करो। अभी कोड चेक करके आपने ओके कर देना है। और कोड करते ही विद इन 2-3 सेकेंड में आपको ये दे देगा, कोडिंग हैज बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट। जिन लोगों ने मेरा कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग का क्लास लिया था फ्री वाला, उन सब लोगों को पता है कि ये कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कोडिंग में क्या फर्क है और प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है, वो उन लोगों को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ओके हो गया, तो अब फॉल्ट को डिलीट करने के लिए बोलेगा, तो हमारा वो वाला जो नॉट कोडेड वाला फॉल्ट कोड है वो निकल जाना चाहिए। ठीक है, देखो कंट्रोल मॉड्यूल इनकरेक्टली कोडेड, तो ये कोड जो है ना उन्होंने लिया नहीं, इसलिए इनकरेक्टली कोडेड आ गया। पहले क्या था, नॉट कोडेड, अब क्या दिखा रहा है, इनकरेक्टली कोडेड। बरोबर है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कोड है तो आप चेंज कर दीजिए, बस सिंपली आप चेंज कर दीजिए, दूसरा कोड ले लीजिए। देखो अभी वहां पे उन्होंने लास्ट टाइम 5.8 लिया था, यहाँ पे 7.215 ले लिया। अब जनरली मैं तो बड़ा वाला कोड ही लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो ओके, फॉल्ट कोड क्लियर, रीड डीटीसी। अब देखो ये चला गया, डीटीसी कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोड गॉन। अब नॉट कंट्रोल मॉड्यूल गॉन वाला जो है ना वो चला गया। ठीक है, वो वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद और भी है। देखो कोडिंग करने के बाद में ये वाला रह गया है, बराबर है ना। ओके, तो ये वाला रह गया अपना, बरोबर है। अब अडेप्टिंग टायर प्रेशर, ओवर बूस्ट अडेप्टेशन, लैटरल एक्सेलरेशन सेंसर, लॉन्जिट्यूडनल एक्सेलरेशन सेंसर, इन सब की यहां पर देखो क्या लिखा है, नो और इनकरेक्ट बेसिक सेटिंग, ये हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब वो करने का तरीका क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और आप खुद देखो कि कैसे बिना किसी से पूछे आपका स्कैनर खुद आपको बता रहा है। ठीक है, और यहां पर देखो लास्ट में स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन भी है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी इसमें हमने एबीएस चेंज किया था, और क्योंकि आपका जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर का जो इनपुट जाता है वो एबीएस को जाता है, ईएसपी को जाता है, तो वो करना पड़ता है। यहाँ पे रोटेशन रेट सेंसर है, जायरो सेंसर एंड सेंसर फॉर ब्रेक प्रेशर, ये सारे सेंसर को रीसेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, सिर्फ नॉट कोडेड वाला डिलीट करके और इसको छोड़ देते हैं। कैसे करना है देखो, वापस से आपको ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना पड़ेगा पीछे जाके, और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके होगा ये सब। ओके,
यहाँ पे हमने कट लगा दिया था। देखो आप ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, ऊपर आपको दिख रहा होगा रेड में। आने के बाद में आपको क्या करना है, एक्सेस परमिशन कोड पे क्लिक करना है। किस पे कोड क्लिक करना है, एक्सेस परमिशन कोड। जब आप एक्सेस परमिशन कोड, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सेस लेना पड़ता है, उसके बाद में ही बेसिक सेटिंग होगा। ये जो बेसिक सेटिंग है इसको कैलिब्रेशन की तरह समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखो क्या हुआ, जैसे आपने क्लिक किया तो लोग है ना बहुत बार मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये बेसिक सेटिंग करने के लिए एक्सेस परमिशन कोड कहाँ से मिलता है। जैसे आप एक्सेस परमिशन कोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखाता है, देखो। और हम लोग क्या पढ़ते ही नहीं है, ये देखो बेसिक सेटिंग इनेबलिंग, यानी कि खोलने के लिए आपको 40168 डालना पड़ेगा। आप ओके कीजिए, और ओके करने के बाद में ये ओपन हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे डालेंगे आप 40168, वहां पे ऑलरेडी दिखाया था लॉगिन सक्सेस। अब देखो वहां पर क्या दिया था, वहां पर आपको ब्रेक सिस्टम ब्लीडिंग, डीएक्टिवेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एक्सेलरेशन, याद है ना, वहां पे लॉन्जिट्यूडनल एक्सेलरेशन सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर, एडजस्टमेंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील, एडजस्टमेंट ऑफ ब्रेक प्रेशर सेंसर, एडजस्टमेंट ऑफ रोटेशनल रेट सेंसर। अब ब्रेक सिस्टम ब्लीडिंग हमको यहाँ पे करने की जरूरत है क्या, नहीं है। यहाँ पर आपका टीपीएमएस, एडजस्टमेंट ऑफ स्टीयरिंग, एडजस्टमेंट ऑफ रोटेशन रेट, और आपका एडजस्टमेंट ऑफ ब्रेक प्रेशर। देखिए सिंपल है। अब यहां पर देखिए क्या है, जैसे ही आपने क्लिक किया एडजस्टमेंट ऑफ रोटेशन रेट, यहां पे आप जाओगे, सेंसर एडजस्टमेंट आपको दिखा रहा है, एडजस्ट पे क्लिक कीजिए और बैक कर दीजिए बस, और फॉल्ट डिलीट कीजिए और निकल जाएगा। देखो ओके दिखा दिया, बैक किया, अब फॉल्ट डिलीट कीजिए और वो जो अपना सेंसर था वो निकल गया, उसका फॉल्ट निकल गया। कुछ भी नहीं होता इसमें, देखो वो वाला चले गया। करेक्ट। अब वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार एक्सेस परमिशन डालना पड़ेगा। एक बार आप सोचोगे कि डाल के हो जाएगा काम, तो नहीं होगा। हर बार आपको एक्सेस परमिशन कोड डालना पड़ेगा। लॉगिन सक्सेस हो गया, इसके बाद जाएंगे बेसिक सेटिंग में, फिर रीड लिस्ट। अब ये क्या करेंगे, यहां पर आपका टायर प्रेशर टीपीएमएस को रीसेट करेंगे। यहां पर देखो रनिंग एंड डन हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, रनिंग एंड डन। बैक करेंगे, फॉल्ट डिलीट करेंगे। अब टायर प्रेशर वाला भी फॉल्ट निकल जाएगा। देखो ये रहा टायर प्रेशर वाला, ठीक है। अडेप्टिंग टायर प्रेशर, फॉल्ट कोड डिलीट, ओके। यहाँ पे देखो गया। अब हमारे पास 3 बचे हैं। अब यही चीज समझिए, क्योंकि ये पोस्ट रिपेयर के फंक्शन है, आपने चेंज किया है तो आपको करना ही पड़ेगा ना। वापस से हमको डालना पड़ेगा 40168 एक्सेस परमिशन लेके। एक्सेस परमिशन लेके अब नेक्स्ट वाले सेंसर पे जाएंगे, लॉन्जिट्यूडनल सेंसर पे या एक्सेलरेटर सेंसर पे, रीड बाय लिस्ट, एडजस्टमेंट ऑफ ब्रेक प्रेशर सेंसर, ठीक है। तो ये भी देखो ओके आ गया, एडजस्ट करके ओके आ गया। बाहर आ जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आके फॉल्ट डिलीट कीजिए और डिलीट करके चेक कीजिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सॉरी, फॉल्ट गया है कि नहीं गया, देखो वो भी चला गया। अब बचा है ओवर बूस्ट अडेप्टेशन और स्टीयरिंग एंगल सेंसर, ठीक है। वापस आपको परमिशन, एक्सेस परमिशन पे जाना है, ओके करना है, ठीक है। और यहां पर आ रहा है आपका 50403। तो मैं 1 मिनट बैक करके लेकर जाता हूं, ये देखो यहाँ पे फर्क क्या है, क्यों 50403 डाला, 1 मिनट। ये देखिए क्या था, एनेबलिंग चैनल नंबर 021 ओवर बूस्ट वाला, और अपना बचा क्या है, फॉल्ट ओवर बूस्ट अडेप्टेशन वाला बचा है ना, तो 50403 डाला। पहले ब्रेक सेटिंग का था, बेसिक सेटिंग इनेबलिंग, यहाँ पे अब अडेप्टेशन वाला होगा जो कि 50403 है। अगर आप लोगों को ये याद रखना है, लिख के रखना है, तो लिख के रख लीजिए, ये काम आता ही आता है। ओके, ओके किया, यहाँ पे डालेंगे 50403, ओके, लॉगिन सक्सेस, रीड बाय लिस्ट। और अब हम लोग क्या करेंगे, ओवर बूस्ट वाला अडेप्टेशन कर देंगे, ठीक है। यहां पे आ गया आपका इनपुट वैल्यू, नाउ दिस इज इनपुट 15, ओके। एक एक वैल्यू आप नीचे या ऊपर डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लोगों को एक डाउट होता है कि सर ये करे कि नहीं करे, तो अगर आपने एक वैल्यू ऊपर नीचे डाला तो आपका काम हो जाएगा। अब आप फॉल्ट जो है डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और ओवर बूस्ट वाला फॉल्ट चला गया, अब बचा है स्टीयरिंग एंगल सेंसर। अब देखो ये ना
ये VW का सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए दिखा रहा हूं, बाकी गाड़ियों में तो इजी होता है। जो गलती हो रही होती है कस्टमर से या टेक्नीशियन से, वो हो रही होती है कि वो सिस्टम को समझते नहीं है, ठीक है। और इसीलिए हमारी ट्रेनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारी ट्रेनिंग इन द सेंस, नॉट हमारी मतलब हम टेक्नीशियन भाइयों की जो ट्रेनिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ स्टीयरिंग एंगल सेंसर, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या करना है, जैसे आप अंदर गए 060 चैनल पे आपने गए, और इसके बाद ये जो एडजस्टमेंट है इस पे आपको क्लिक करना है, और आपके स्टीयरिंग को फुल लेफ्ट, सॉरी अगर हाँ ये वाला तो वीडियो मैंने अलग से लगाया था, इसमें फुल राइट करना है, ठीक है, फिर सेंटर लेकर आना है, फिर फुल लेफ्ट करना है, फिर सेंटर लेकर आना है, आपकी लाइट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। देखिए यहां पर ये फुल लेफ्ट लेकर आए, 2 सेकंड के लिए रुका, देखो यहां पर ओके लिख के आया, जैसे ओके लिख के आया लाइट चली जाती है एबीएस की, दिखा। ये ओके लिख के आना जरूरी होता है, ठीक है। अगर ये ओके लिख के नहीं आ रहा है, नॉट पॉसिबल लिख के आ रहा है, तो नहीं होगा। देखो यहां से सारी लाइट चली गई ना। ये हो गया आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं आपके सर्विस फंक्शंस। हमने यहां पर क्या देखा कि स्कैनर ने खुद बताया हमको, ये वाला एक एरिया है जिसमें ना इन्होंने ये दिखाया नहीं कि स्कैनर ने कहां दिखाया, लेकिन स्कैनर के अंदर ये पूरा प्रोसेस लिख कर आता है। और ये मैंने सारे अपनी ट्रेनिंग्स में कवर किया है कि कहाँ पे लिख कर आता है, कैसे पहचाना जाता है। हमको कैसे पता चला कि स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाना है, राइट करना है, फिर सेंटर करना है, स्कैनर खुद बताता है। इस वाली वीडियो में क्योंकि अंदर से ही किया गया इसलिए नहीं पता चला, लेकिन मेरे पास और भी बाकी की क्लासेस में मैंने कवर किया है कि वो कैसे दूसरे इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की जो हमारी क्लास है ये सर्विस फंक्शन को लेकर है। बहुत सारे अलग अलग सर्विस फंक्शन होते हैं, जैसे यूरिया रीसेट अगर आप किसी नॉर्मल गाड़ियों में करोगे तो अलग तरीके से होता है, अब महिंद्रा टाटा में करोगे तो उसके अलग आ जाते हैं। कई बार कंपनी अननेसेसरी स्टेप्स उसके अंदर डाल देते हैं, और इसी के लिए हमारी जो डिटेल ट्रेनिंग है वो काम में आती है, ठीक है। तो आप में से अगर कोई भी हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहता है और वो ट्रेनिंग के जरिए और बेहतर टेक्नीशियन अगर आप लोग बनना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को मेरा जो प्रीमियम कोर्स है उसके बारे में बता देता हूं, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसके ऑफर के बारे में भी बता दूं। आई होप मेरी स्क्रीन जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। हमारा एक कोर्स है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस। इसकी जो फीस है वो 3 मंथ की ट्रेनिंग चलती है, 150 से ज्यादा, देखिए 148 प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टेस्ट होते हैं। इसी के अंदर आपको सारी वायरिंग डायग्राम वगैरह की जो फाइल्स है वो सारी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है। ऐसे करके ये जो पूरा कोर्स हमारा चलता है, इसमें 9,000 रुपीज की फीस होती है। इसमें हफ्ते में 2 दिन में शाम को 7 से 9 लाइव आता हूं, और आप लोगों के जो डाउट्स है वो भी क्लियर करता हूं। और ये जो ट्रेनिंग चलती है वो इस तरीके से बनाई गई है कि टेक्नीशियन होने के तौर पर आप लोगों को उसका फायदा पहुंचे, ठीक है। जैसे कि ये मेरी एक प्रैक्टिकल क्लास है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा इसको ये कम कर देता हूँ, ये देखिए। तो आपका फॉल्ट जो आ रहा है उस फॉल्ट से कैसे डायग्नोस करना है, प्रैक्टिकल में भी आपकी वायरिंग वगैरह कैसे चेक की जाती है, वायरिंग रिपेयर कैसे की जाती है, प्रैक्टिकल में भी ये सब हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आप लोग 3 महीने से शुरू करके अगर आप लोग लाइफ टाइम के लिए जाना चाहे तो लाइफ टाइम के लिए भी आप लोग इनरोल कर सकते हो, ओके। अब एक चीज समझिए कि ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो तो वो सिस्टम को आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए। हमने देखिए कैसे ट्रेनिंग बनाई है, आप लोग खुद भी जाके ये देख सकते हो, ओके। चैप्टर टू चैप्टर देखिए, एक तो वायरिंग डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम की फाइल्स भी आपको इसके अंदर फ्री में मिल जाती है, वो आपको एक बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर देखो चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको 3 क्लास मिल रही है। चैप्टर 2 वायरिंग डायग्राम्स की पूरी ट्रेनिंग 3 क्लास आपको मिल रही है। चैप्टर 3 सेंसर डायग्नोसिस 14 क्लास है टोटल मेरी। इसके बाद चैप्टर 4 इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस प्रैक्टिकल वाली 15 क्लास है टोटल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए चैप्टर 5 ब्रेकिंग सिस्टम डायग्नोसिस 3 क्लास,
इसके अंदर एबीएस, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 6 ईपीएस, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग डायग्नोसिस, एसआरएस, एयरबैग डायग्नोसिस। ये जैसा टॉपिक होता है उस हिसाब से क्लास चलती है। लंबा टॉपिक है तो लंबी क्लास चल रही है, छोटा टॉपिक है तो छोटी क्लास चल रही है, उस हिसाब से हम लोग टॉपिक चलाते हैं। जैसे टर्बो चार्जर, अब देखिए नॉर्मली लोगों को लगता है टर्बो तो टर्बो है, मैकेनिकल सिस्टम, बट इलेक्ट्रॉनिक टर्बो भी आते हैं। आपने भी देखा वहां पर एक सर्विस फंक्शन में था आपका टर्बो चार्जर मैचिंग, ठीक है। तो वो क्यों होता है, वो सारा सिस्टम यहाँ पर, व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम, इमोबिलाइजर, कोडिंग, आपकी स्टार्टिंग सिस्टम जितने आते हैं, जैसे पुश बटन हो गया आपका, आपके बीसीएम का क्या रोल है स्टार्टिंग सिस्टम के अंदर, आपके पीकेई वगैरह, ये सब इसके अंदर कवर किया है। एसी के सारे सिस्टम, चाहे वो क्लाइमेट कंट्रोल हो, डीएटीसी हो, जितनी भी टाइप की एसी आती है, सर्विस फंक्शन हो गया, डीटीसी ट्रबल शूटिंग, कैनवस डायग्नोसिस, की प्रोग्रामिंग एंड ट्रेनिंग। देखो 7 लेक्चर्स यहाँ पर आपके। चैप्टर नंबर 15 व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के डायग्नोसिस। इनिशियली अगर आपके पास कोई ईवी आ जाए तो प्राइमरी तौर पे आप उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हो स्कैनर के इस्तेमाल से, वो यहाँ पर कवर किया है। बीसीएम डायग्नोसिस है आपका, एएमटी डायग्नोसिस, BS6 व्हीकल डायग्नोसिस की अभी मेरी क्लास कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। ये वाले इतने सारे चैप्टर आपको मिलते हैं, और इसी के साथ साथ सारी लाइव क्लास जितनी भी अभी मिली है वो सारी आप लोगों को मिलती है, ठीक है। अभी जो है आप लोगों के लिए एकदम बम्पर ऑफर है। पहली चीज तो आपका जो ये हमारा कोर्स है, ये 8934 इंक्लूडिंग जीएसटी विद सर्टिफिकेशन आप लोगों को मिलता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को 2000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मंडे यानी 21 तारीख तक आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा। जो भी इनरोल करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम। देखिए हमने पिछले वाली जब फ्री क्लास ली थी तो उसमें हमने अच्छा डिस्काउंट दिया था, और उसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है, ठीक है। आज भी आप लोगों को मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। हम ये जेन्युइनली चाहते हैं कि लोग जो है ज्वाइन करें, जिससे कि उनको फायदा पहुंच सके। फीस इतनी ज्यादा नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि इसमें इतने चैप्टर है, इतनी क्लास है कि अगर आप किसी गाड़ी का एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दोगे, बड़ी वाली जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो ये फीस आपको एक गाड़ी में भी रिकवर हो जाएगी। लेकिन पूरी डिटेल जो है वो मेरी टीम आप लोगों को कांटेक्ट करेगी फीडबैक के लिए, उस टाइम पे आप लोग उनको दीजिए। एक बात मैं आप लोगों को और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और वो मैं हमेशा मेरी क्लास में बोलता हूँ कि ये ट्रेनिंग किसको लेनी चाहिए, ठीक है। और ये बहुत सीरियस बात है, ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रमोशन के तौर पे बोल रहे हैं। ऑब्वियसली हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये रियलाइज करा सके कि हमारे ट्रेनिंग का तरीका क्या है, क्या आपको हमारी ट्रेनिंग का तरीका पसंद आ रहा है, ये एक बड़ी वजह होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों वो ये है ना कि ट्रेनिंग सिर्फ उन लोगों को करनी चाहिए जो लोग अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, अपने कस्टमर की और अपने प्रोफेशन की इज्जत करते हैं, और वो ये चीज समझते हैं कि जिस तरीके से गाड़ियां नई नई आती जा रही है, जिस तरीके से नए नए प्रॉब्लम आते जा रहे हैं, मुझे सिस्टम को समझना जरूरी है। और यही एक वजह है कि जब से हमने ये कोर्स शुरू किया है तब से लेके आज तक हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है, और हमने इसीलिए लाइफ टाइम वैलिडिटी का भी ऑप्शन दिया है, ताकि अगर कोई चाहे कि ये सारी क्लास उसके पास हमेशा के लिए रहे तो वो लाइफ टाइम की पेमेंट करके भी अपने पास में वो क्लास रख सकता है, ठीक है। तो जो लोगों को लगता है कि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो गए हैं, वो हर गाड़ी के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उन लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं। बिकॉज मेरा इस ऑटोमोटिव डायग्नोसिस इंडस्ट्री में 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। 2014 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। मैंने वर्ल्ड के जितने भी डायग्नोस्टिक टूल हो गए, जितनी गाड़ियां होती हैं फरारी टू मारुति, सारी गाड़ियों पे डायग्नोसिस और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल रिपेयर परफॉर्म किया हुआ है। मैं फिर भी आज तक अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता हूं। मैं भी आज भी ट्रेनिंग ले रहा होता हूं, क्योंकि जब महिंद्रा ने नई B6 लॉन्च की उस वक्त भी मैं सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर रहा था B6 आएगी, और जब मेरे टेक्नीशियन भाइयों के पास गैरेज में जाएगी तो वो गाड़ी में क्या सिस्टम दिए हैं, मैं उन लोगों को ट्रेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पिछले 3 महीनों से मैं वही सीखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मुझसे अगर कोई सवाल पूछेगा तो मैं उनको जवाब दे पाऊं। तो मैं आज भी लर्न करता हूं, आज भी कोशिश करता हूं कि मैं अप टू डेट रहूं, हर मॉडल, हर ब्रांड, उन सब के बारे में पता हो वो क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो मैं अभी तक एक्सपर्ट नहीं बन पाया हूं। जिनको लगता है कि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो लोग मत कीजिए। लेकिन जिनको जेन्युइनली लगता है कि हाँ भाई ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग से आपको फायदा होगा, जो अपने प्रोफेशन को, अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग ये ट्रेनिंग जरूर कीजिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये फीस इतनी है
कि कोई भी एक टेक्नीशियन मेरा भाई 3-4 गाड़ी में काम करके एक गाड़ी पे 500-700 हजार रुपया लेकर भी ये फीस जो उसकी रिटर्न हो जाएगी, इसका नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को मौका दूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने का। ठीक है ना। तो जितेंद्र कुमार जी ने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि इज दिस कोर्स मेड फॉर नॉन ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल? डेफिनेटली, अगर इफ यू आर एन इंथुजियास्ट, आपको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, आपकी खुद की गाड़ियां हैं, आप समझना चाहते हो सिस्टम को, डेफिनेटली आप ये कोर्स कर सकते हो। ऑनलाइन है, फीस बहुत ज्यादा नहीं है, नुकसान किसी चीज का नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी में भी 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो आपके पैसे ये हो जाएंगे। ठीक है। यस संजय परदेशी, बोलिए। यस संजय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। सर वो एसी का तो हो गया गाड़ी का, लेकिन अडेप्टेशन नहीं हो रहा है सर उसका। गाड़ी कौन सी है? ऑडी Q7। अडेप्टेशन क्या नहीं हो रहा है? सस्पेंशन? सस्पेंशन। ऑडी Q7 है? Q7। गाड़ी नॉर्मल हाइट पे आ रही है? हाँ नॉर्मल आ रही है, लेकिन राइट का रियर जो उसका व्हील है ना, वो थोड़ा सा डाउन रहता है 1 इंच। नहीं, एक बार बलून चेक करो ना, लीक होगा अगर वो डाउन है तो। क्योंकि और दूसरी उसका एक चीज मैंने बोला था कि फ्लैट सरफेस पे होना जरूरी है आपकी गाड़ी। वो फ्लैट सरफेस पे आ रही है गाड़ी, लेकिन नहीं नहीं, उसका आपने गाड़ी जहाँ पे खड़ी की है वो हाँ एकदम। फ्लैट फ्लैट पे ही है गाड़ी। हाँ, तो उसकी वजह से तो ऊपर नीचे नहीं है ना। नहीं सर, उसकी वजह से नहीं है। हाँ, तो एक बार चेक लेकिन कीजिए। उसका जो उसका वैल्यू जो डाल रहा हूँ ना मैं, तो वो गलत तो नहीं हो रहा ना मेरे से? वैल्यू गलत? आपको मैंने बोला था ना, सेंटर व्हील से आपके फेंडर के कॉर्नर तक नापना है आपको। सेंटीमीटर में नाप लीजिए, उसको एमएम में कन्वर्ट कर दीजिए। चारों का तो नाप एमएम भी में डालिए। में कन्वर्ट किया मैंने, 475 आ रहा है। वो अगर मैंने डाला तो साला वो लेता नहीं है। नहीं नहीं, 475 नहीं आएगा, गलत दे रहे हो आप। ठीक है, एक मिनट उतना रुको। नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं आएगा, एक मिनट रुको। मैं देखता हूँ, अगर मिला ना। उसका जो है ना, अगर आप Q7 देख रहे हो तो 388 के आसपास, 385 के आसपास आना चाहिए। 385। हाँ, 385 से लेकर यही होना चाहिए। सर वो कैसा जा रहा हूँ मैं, देखिए रील फॉल्ट कोड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप क्या करो, स्पेशल फंक्शन में जाके ना लेवल अडेप्टेशन में मैं जाओ। स्पेशल फंक्शन में गया, ये सस्पेंशन में गया, उसके बाद में रील फॉल्ट कोड में गया। हम्म। रील फॉल्ट कोड क्लियर किया। हम्म। उसके बाद में बैक जाके उसमें लिख के आ रहा, दिस फंक्शन इज ओनली यूज। सब गाड़ियों का जो जो है Q7 उसका फॉल्ट नहीं उसको है ना ओके अभी किया। उसमें, डीटीसी कुछ भी नहीं है ना? डीटी से उसमें एक है कंट्रोल पोजीशन नॉट अडॉप्टेड। वो कंट्रोल रह रहा है पोजीशन। उसको। देखो, हाइट आपको कहाँ से नापना है पता है? ये जो फेंडर हाँ का वो कॉर्नर सब। है ना, तीसरी लाइन। हाँ हाँ। ठीक है, ये हाँ आपका नॉर्मल हाइट वाला देखो। एक तो हाँ। नॉर्मल हाइट पे आनी चाहिए, और ये सेंटर से लेकर ऑडी के एकदम लोगों के बीच में से लेकर ये तीसरी वाली हाइट तक आपको नापना है। यस सर। ठीक है, ये नापना है। अगर ये हाइट आपको ज्यादा मिल रही है, वो लेगा नहीं। ठीक है सर। अब एक्सेस परमिशन कोड वगैरह डाला था आपने? स्पेशल फंक्शन में जाओगे तो नहीं मांगेगा एक्सेस परमिशन। नहीं स्पेशल फंक्शन मांग नहीं रहा है, सिर्फ रीड फॉल्ट कोड। उसके बाद में क्लियर फॉल्ट फॉल्ट कोड्स। हम्म। लेकिन ये फॉल्ट रह रहे सर उसके अंदर, क्लियर फॉल्ट करने के बाद में। नहीं, वो ठीक है, एक बार मुझे डाल देना, आप ग्रुप में डाल देना। ठीक है ना, तो मैं एक बार तो देख ये लेता मैं हूँ। बराबर क्या बोल रहे हो? ये बरोबर जा रहा हूँ। लॉग इन और एक्सेस परमिशन, ये मैंने क्लिक किया, परमिशन मांग रहा है वो। हाँ, तो वो करो ना, ओके करो ना उस पर। तो उसको ओके करने के बाद में फिर वो वैल्यू आता है उसका। वैल्यू 449 ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर। अभी ले नहीं रहा, बैक चला गया वो। एक बार हाइट आप लो, हाइट, और वो ठीक है हाइट सर। ऊपर उसके हिसाब से ही डालो। ठीक है ना। ठीक है। ठीक वो क्योंकि अगर वो हाइट करेक्ट नहीं होगा ना तो लेगा नहीं जल्दी से वो। और ऑडी ठीक क्यू है सर। सेवन और में इजीली हो जाता है। जो प्रॉब्लम आती है ना, जो परेशान करता है, वो ऑडी A6 ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, अच्छा। तो वो ऑडी Q7 में इजीली हो जाता है। और सर वो दूसरी वो गाड़ी खोली है मैंने, गियर बॉक्स वाली।
उसका चेम्बर खोला, नीचे से ऑयल निकाला, ऑयल बहुत गंदा है और फिल्टर पूरा जाम है उसका। करेक्ट करेक्ट, मैंने बोला ना आपको, पहले वो चेंज हम्म। करो और ज्यादा कुछ करना मत उसमें। वो करने के नहीं बाद मैं में कुछ फिर एक बार अडेप्टेशन करके देखना, कैलिब्रेशन सर, करके देखना। वो उसका ऑयल बहुत महंगा है सर, 2500 रुपये लीटर ऑयल है उसका। अरे वाह, 2500 का महंगा नहीं है भाई, सस्ता है। पच्चीस ऑडी सौ बीएम रुपये का लीटर तो 8-8 10-10 हज़ार रुपए का ऑयल आता है। 1 लीटर की बात बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, मैं भी 1 लीटर की बात बोल रहा हूँ। तो वो गियर ऑयल है, वो महंगा ही आएगा। कस्टमर को बताओ, दो ऑप्शन है, बोलना भाई ये अब गियर ऑयल चेंज करना है कि नहीं करना है, नहीं तो गियर डाल दो। नहीं वो, अच्छा, उसके अंदर ऐसे मिट्टी ऐसे गोले बन गए उसके अंदर, और इसीलिए शायद कैसे ना यार, प्रॉब्लम आ रहा बॉल है। कैसे ऑपरेट होगी, पूरी बैंड बजी, पूरी सर्विस करनी पड़ेगी उसकी। बराबर। वैसा बात है। उसमें डायरेक्ट ऑयल डाल दो या फिल्टर डाल के ऑयल डाल दो, कुछ करना पड़ेगा? नहीं, पहले एक काम करना, स्पेशल फंक्शन के अंदर जाना, स्कैनर के अंदर, हाँ। और हाँ। उसका फोटो मेरे को भेज देना। ठीक है, तो मैं बता ओके। दूंगा उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं अभी ऑयल डालने से पहले जाना है स्पेशल फंक्शन में? हाँ हाँ हाँ, पहले पहले पहले। ठीक है, ठीक है पहले सर। जाके ओके। मेरे को एक बार भेजना, तो अगर कुछ पहले का कुछ काम होगा तो एक बार देख लेंगे। ठीक है। ओके। ओके सर, चलिए, थैंक यू। ओके, बाबू पहरे, बाबू पहरे आपका क्वेश्चन पूछिए। दीपक जी, आपका क्वेश्चन लूंगा मैं, आप हैंड रेज रखिए, मैं लेता हूं आपका क्वेश्चन। बाबू पहरे। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर, मुझे थोड़ा वो डेल्फी इंजेक्टर्स के बारे में जानकारी चाहिए थी कि वो बार बार एयर लॉक क्यों हो जाते हैं। अशोक लेलैंड की दोस्त गाड़ी और टाटा सफारी डाइकोर में मुझे थोड़ा दिक्कत आ गई थी, इसलिए उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। वो देखो, बार बार एयर लॉक क्यों हो जाते हैं और क्या क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए। कस्टमर अगर लेकर आ रहा है एयरलॉक करके, तो उसका एक ही रीजन होता है, डीजल खत्म हो गया, फिर भी सेल्फ मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, तो वो एयरलॉक हो जाता है। ठीक है, उसका एक ही रीजन होता है। हमारी गलती की वजह से जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि हाँ। इंजेक्टर सर्विस के लिए हम लोग बाहर निकालते हैं, और उसको इसी कंडीशन में हम लोग सीधा सर्विस के लिए ले जाते हैं। तो उसका एक तरीका है, एक बॉटल ले लीजिए, ऐसे एक एक बॉटल छोटी सी ले लीजिए। ठीक है, मतलब ये नहीं, प्लास्टिक की बॉटल, उसके अंदर आधा डीजल भर दीजिए, और जब आप सर्विस के लिए लेकर जा रहे हो ना, तो इंजेक्टर को ऐसे डाल के, यानी उसके नोजल अंदर रहने चाहिए डीजल में भीगे हुए, ऐसे लेके जाओ और डीजल हाँ। सर्विस करने वाले को बोलो मुझे वापस ऐसे ही देना। ठीक है, तो एयरलॉक नहीं होंगे। तो दो ही वजह से एयरलॉक हाँ। होता है, ऐसे नहीं कि अपने आप एयरलॉक हो जाएंगे। पहला वजह होती है कि कस्टमर उसको ड्राई रन करने की कोशिश करता है, डीजल खत्म हो गया फिर भी सेल्फ मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये वाली, जो अपनी मैकेनिक से, मतलब मैकेनिक से या टेक्नीशियन से होती है, उस वो एक दो प्रॉब्लम होती है। हाँ। हाँ। ठीक है ना बाबू जी, ये दो चीज आप रखो, आपको ओके सर। कर लेंगे। ठीक है। यस। ओके सर। यादव योगेश, यादव योगेश आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ओके, जितेंद्र जी ने यहाँ पे लिखा है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ईसीयू प्रोग्रामिंग एंड रीमैपिंग, एंड आल्सो कैन वी डू रीमैपिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर कोर्स ऑफ डायग्नोसिस। ओके, तो जितेंद्र जी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो रीमैपिंग एंड प्रोग्रामिंग मोर और लेस सेम होता है। ठीक है, रीमैपिंग में क्या होता है कि आपको एक एक्सेस ये मिल जाता है कि यू कैन मॉडिफाई द फाइल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वो कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, वो हमारी ट्रेनिंग नहीं है। एंड बिकॉज इंडिया में जो है वो रोड लीगल नहीं है किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन, चाहे वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो, इसलिए ये ट्रेनिंग हम लोग नहीं चलाते हैं। एंड देन कैन वी डू रीमैपिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर कोर्स? नहीं, रीमैपिंग नहीं कर सकते। दिस इज अ प्योर प्योर सर्विस ओरिएंटेड एंड सिस्टम ओरिएंटेड कोर्स। इसमें जो प्रोग्रामिंग बताई जाती है वो होती है जब आप कोई कंट्रोल यूनिट चेंज कर रहे हो, कंप्यूटर चेंज कर रहे हो, तो उसके बाद में जो करनी पड़ती है। ठीक है ना। यादव योगेश, बोलिए आपका क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं सूरत से हूँ और सर मेरा जो स्किल है ना वो थोड़ा वॉल्वो कार का ही है। अच्छा। तो सर मैं वॉल्वो पहला तो मैं जानना चाहता हूँ कि वॉल्वो कार्स के लिए कौन सा स्कैनर अच्छा रहेगा। ओके,
तो वॉल्वो में मतलब आप क्या सेपरेटली वॉल्वो गाड़ी करना चाहते हो कि वॉल्वो के वर्कशॉप में आप काम करते हो? मैं वॉल्वो के वर्कशॉप में ही काम करता था, बट अभी मेरा स्किल जो है ना वॉल्वो में ही है, तो मुझे पहले जो है ना वॉल्वो के ही लिए मेरे को मुझे कौन सा स्कैनर अच्छा रहेगा? तो देखिए, वॉल्वो के लिए एक तो सेपरेटली स्कैनर कोई आता नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा ब्रांड अच्छा काम करता है, तो वॉल्वो के अंदर लॉन्च आपका अच्छा काम कर देगा, थिंकर अच्छा काम कर देगा, और जो ऑटेल के प्रीमियम मॉडल है 608 908, ये आपका अच्छा काम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप अगर बाहर चालू कर रहे हो अपना और सिर्फ वॉल्वो पे काम करना चाहते हो, तो मैं बस आपको अपनी तरफ से बोलूंगा, दिस इज अ बैड आइडिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया ओके के सर। अंदर 0.10% भी वॉल्वो की गाड़ियां नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। तो आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो तो सिर्फ उन कस्टमर के ऊपर मत करो, सारे ब्रांड के ऊपर काम करो। ठीक है, और ब्रांड की कोई भी स्किल नहीं होती है, ये याद रखिए। आपकी मैकेनिकल स्किल जो है वो वॉल्वो को लेकर है, लेकिन बाकी के सारे सिस्टम तो सेम ही काम करते हैं। करेक्ट है जी ना? सर। वो हिसाब से। ठीक जी है। सर। सर मैं ये दूसरा पूछ रहा था, मेरे पास थिंक कार का है ऑलरेडी, बट उसमें हाइट का कैलिब्रेशन उसमें है होता नहीं है। वॉल्वो का नहीं हो रहा है उसके अंदर, वॉल्वो का नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? हाँ, वॉल्वो XC90 का नहीं हो पा रहा है, तो मुझे एक्सी का नहीं हो इसीलिए रहा है। पूछ रहा था लॉन्च में हो सकता है या होटल में हो सकता है? एक काम कीजिए, क्योंकि ये वॉल्वो का हाइट वाला प्रॉब्लम मेरे सामने कभी आया नहीं है, तो एक बार है ना, अगर किसी के जान पहचान वाले के पास अगर लॉन्च हो तो वो मंगा के एक बार करवा के देखिए। ठीक है, और फिर क्या, लॉन्च में भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना, जैसे कि एक तो बेसिक लेवल स्कैनर हो गया, फिर उसके जी ऊपर जी। नेक्स्ट आ गया, तो वो कौन से वाले टूल में होगा वो भी एक इंपॉर्टेंट है। आपके पास थिंकर का कौन सा टूल है? थिंक कार 2 है। थिंक थिंक टायर। थिंकडैक 2 में तो हो जाना चाहिए था। अगर थिंकडैक 2 में नहीं हो रहा है तो लॉन्च के में भी नहीं होगा, क्योंकि लॉन्च का ही सॉफ्टवेयर है थिंकडैक में। मेरे फ्रेंड के पास होटल का है, होटल का मॉडल याद नहीं है मेरे को कंफर्म, उससे भी ट्राई किया था, बट उससे भी नहीं हो रहा है, लेवलिंग का ही फॉल्ट आ रहा है। नहीं, अगर नहीं हो रहा है ना, तो उसका एक वजह ये भी बताता हूँ मैं, क्योंकि वॉल्वो का जो सॉफ्टवेयर है वो 100% किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। ठीक है ना? जी सर। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर सिर्फ वॉल्वो करना है तो इट विल बी अ बैड आइडिया। बराबर है ना? ओके। यस यस। अच्छा। अभी दीपक जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ। यस दीपक जी, बोलिए आपको क्वेश्चन। दीपक गडारी। हेलो। ठीक है, जितेंद्र जी ने लिखा है, एक्स टूल ओबीडी टूल में से कौन सा टूल बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मार्केट, वाइल वी कैन कवर ईवी व्हीकल्स एज वेल। तो रिसेंटली एक्स टूल की जो ग्लोबल मार्केटिंग टीम है, जो हेड ऑफिस चाइना में बैठती है, उन्होंने हमें एक टूल भेजा हुआ है, दैट इज XT90। वो उनका प्रीमियम मॉडल है जो ग्लोबली जो है वो किसी भी ब्रांड और मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। मेरे पास अभी रिसेंटली आया, मैंने अनबॉक्सिंग ही उसकी की है। उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह जब हो जाएगा, एंड इफ यू कैन आस्क मी, मतलब अगर आप मुझे एक हफ्ते बाद पूछे तो मैं 100% आपको उसमें रिव्यू दे पाऊंगा। XT90 कंपैरेटिवली मुझे बड़ा अच्छा लगा है टूल, बट सॉफ्टवेयर का मेरी टेस्टिंग अभी बाकी है। जैसी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो जाएगी जितेंद्र जी, मैं आपको 100% जवाब दे पाऊंगा। यस दीपक जी, बोलिए। आले जायचंय का? दीपक गडारी, बोलिए। ये का ये गाडीचा प्रॉब्लेम होता तो शॉर्ट होती थी उनकी बॅटरी दीपक गडारी, हेलो आ रही है आवाज? बोलिए। सर, हमें इको गाड़ी है, हम्म। उसके जो कैम सेंसर का जो सॉकेट खोसे ना, गाड़ी एक बार चालू हो जाती है, फिर बाद में बंद करने के बाद वो स्टार्ट नहीं होती। मतलब? गाड़ी इको गाड़ी है, हमने हाँ, पूरी वायरिंग इसके बाहर निकाल के सब रिपेयरिंग। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट बताइए। डीटीसी क्या है? फॉल्ट वो कैम सेंसर का ही फॉल्ट बताते हैं। कैम सेंसर का फॉल्ट बता रहा है ना? और कैम सेंसर नया मंगाया भी मैंने, नया डाले भी कोई फॉल्ट है। एंड वायरिंग कई डैमेज नहीं, हमने सब बाहर वायरिंग खोल के सब एक एक चेक करे। एंड इंजन का दूसरा कुछ काम हुआ है क्या गाड़ी में? हाँ, इंजन का कुछ काम हुआ है गाड़ी में? नहीं गाड़ी तो फिर वो कैम सेंसर के वायर निकालने में गाड़ी चल रही, पर चाहे वैसा परफॉर्मेंस मिल नहीं रहा, एवरेज नहीं दे रही गाड़ी, चल नहीं रही क्लियर।
वायरिंग वगैरह चेक किया आपने? वोल्टेज पूरा बन रही है उसके अंदर? कितनी वोल्टेज आपने कंटिन्यूटी चेक किया होगा ना, क्या वोल्टेज बन रही है, सही वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है? 5 वोल्ट आ रहे। है ना, 3 वायर में 5 वोल्टेज आ रही है? हाँ, तीनों वायर में 5 वोल्टेज आ रही है? नहीं नहीं, एक ही वायर में बाकी है। उसके अंदर वायरिंग की टेस्टिंग ठीक से करनी पड़ेगी। देखो मैं सिंपल समझाता हूँ, अगर आपका इंजन जो है वो झटके ले लेके बंद पड़ा है, ठीक है, उसके बाद कैम सेंसर का फॉल्ट आया है, तो आपकी टाइमिंग का भी इशू हुआ है, बरोबर। उसके साथ साथ अगर आपने वायरिंग ठीक से चेक नहीं किए, सेंसर पे सेंसर डालते रहो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि वायरिंग की क्या वोल्टेजेस बनती है वो इम्पोर्टेंट है। एक उसके 3 वायर होते हैं, 3 वायर में एक के अंदर 5 वोल्टेज रेफरेंस आएगी, एक के अंदर 5 वोल्टेज सिग्नल आएगा, ओपन हार्नेस की बात कर रहा हूँ, और एक में ग्राउंड आएगा। ये तीनों उसके अंदर मिलना जरूरी है। क्लोज करने के ऊपर सेंसर आपका अगर काम करेगा तो वो ठीक से चेंज करना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर अपना सिग्नल को, तो ये भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ क्वांटिटी पे चेक कर रहे हो तो वो वैसे काम बनेगा नहीं, ठीक है ना दीपक जी। सर हेलो, हम्म, और एक प्रॉब्लम मेरे पास ऑडियल का ये स्कैनर है। हम अभी इको का फॉल्ट कोड बता रहा है, प्लग और प्लग कॉइल शॉर्ट बता रहे थे। फिर वो डालने के बाद भी वो इग्निशन लाइट चल जा रहा, पर वो कोड बाद में चलते चलते फिर से आ जाता। देखिए एक स्कैनर की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। जो दिक्कत है ना कि अभी आप ये बोलोगे ना कि ये बार बार फॉल्ट क्यों आ रहा है, बहुत सारी वजह हो सकती है, ठीक है। आपका इंजन मिसफायर कर रहा है, आपकी वायरिंग सही नहीं है, वायरिंग लूज है, कॉन्टेक्ट सही नहीं है, ठीक है। फॉल्ट जब बन रहा है तो किस वजह से, तो बहुत सारी चेंजेस हो सकती है। तो अपने को स्कैनर से ना बहुत सारे फंक्शन यूज करके टेस्ट करना पड़ता है कि डेटा स्ट्रीमिंग में जाके कौन सा वैल्यू देखेंगे, फिर एक्चुएशन टेस्ट से एक्चुएट करके देखेंगे कि भाई ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपका इंटरनली कुछ और प्रॉब्लम है, मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाती है। अब दो चीजें समझिए, देखिए, एक तो मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मेरे लिए जरूरी क्या है, गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो मुझे उसका डीटीसी और स्कैनर का पूरा डेटा चाहिए, या फिर गाड़ी मेरे सामने चाहिए। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। चलेगा सर। फिर हमने ऑनलाइन जो कोर्स किया है, समझ लो ये फॉल्ट तो मतलब मैं अभी मशीन तो अभी लिए हमने, तो ये समझ में आ जाएगा ऑनलाइन में। देखिए मेरा कोर्स लेने पे आपको समझ में आएगा डिटेल में, क्योंकि 150 से ज्यादा क्लासेस है, ठीक है। आप जीरो से सीखते हो, वायरिंग को कैसे टेस्ट किया जाता है, वायरिंग के साइज से क्या फर्क पड़ता है, आपके फ्यूज को कैसे डायग्नोस करना, रिले को कैसे डायग्नोस करना, सेंसर, एक्चुएटर, आपके स्पार्क प्लग, इंजेक्टर, आपकी डीआरवी, मतलब हर एक सिस्टम को डिटेल में समझाया जाता है। एंड इसीलिए जब आप सिस्टम समझते हो ना दीपक जी, तो आप खुद सामने गाड़ी होती है ना, तो आप खुद समझ जाते हो कि इसमें कहाँ पे दिक्कत होगी। ऐसा होता है, ये ट्रेनिंग का फायदा है, समझे ना आप कहने का मतलब। सर ये ऑनलाइन में समझ जाएगा मैं। यस यस, प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग अपनी, मेरे 6000 से ज्यादा स्टूडेंट है आज वर्ल्ड वाइड। चलेगा सर, थैंक यू। हाँ जी, यस रमनदीप जी बोलिए। तो लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। यस रमनदीप जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर, रमन बोल रहा हूँ सर। यस रमन जी बोलिए। आवाज आ रही है क्या? आ रही बोलिए। सर मैं हॉस्पिटल में था, मैं अभी आया हूँ, थोड़ी क्लास बीच में ले रहा था कि सर मैं ये रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी सर नोट्स बनाने के लिए? तो ये तो अपनी ऑलरेडी है ना अपनी क्लास, ये वाली आप जो अभी जो क्लास ले रहे हो? यस यस 100%। अभी जो ये जो बोल रहे हैं ना सर, जो हाइट कैलिब्रेशन ये सब नहीं हो रहा है, जैसे आपने बताया था भी इसमें जाना है, ऐसे करना है। बहुत जने जो जितने भी आपके टेक्नीशियन भाई है ना, वो लोग ये लोग उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं मिस हो रही है इन्फॉर्मेशन। मेरे को ऐसा लगता है काम नहीं बन रहा है तो पक्का हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन या तो प्रॉब्लम है या तो उसका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, दोनों में से एक इश्यू है। या तो हमारी समझ में कमी है या तो फिर वो काम सॉफ्टवेयर की तरफ से नहीं हो रहा है। इधर ये तो स्कैनर जो आपको 40-50 हजार स्कैनर में भी हो जाना चाहिए सर, उसमें भी तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं, वॉल्वो का सिस्टम डिफिकल्ट है रमनदीप जी, ठीक है ना। जी ये कोई और ब्रांड होता तो बात अलग होती, बट वॉल्वो में डिफिकल्ट होता है। ना, मैं जनरली वॉल्वो की हद तक वो समझ गया सर मैं, जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति, ये सब चीजों में ये तो वही तो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना रमनदीप जी।
बाकी अगर क्लास में आज रहेगी शाम को क्लास, वो टाइम पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे लास्ट अभी हम लोग अभी खत्म करेंगे क्योंकि टाइम हो गया ऑलरेडी। जितेंद्र जी का एक क्वेश्चन है, इज ECU प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड इन योर मास्टर प्रोग्राम? ECU प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड है ऑन बेंच ऑन व्हीकल, ठीक है। और ये जो क्लासेस हैं अभी नेक्स्ट मंथ से हमारा जो टॉप क्लास प्रोग्रामर आता है उस टूल के ऊपर भी कवर होगा, एंड जो डायग्नोस्टिक टूल आते हैं उसके ऊपर भी कवर होगा। नेक्स्ट मंथ से अगस्त से हमारा जो है ना ये पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर पूरी ट्रेनिंग चालू होने वाली है, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्लास आपको वैसे भी मिल जाएगी। उसके पहले भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड हमने सारे ये बनाए हुए हैं, टूल बनाए हैं, मतलब टूल कवर किए हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना जितेंद्र जी। तो आई होप आप सब लोगों को आज की जो क्लास है वो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आप लोगों को वैल्यूएबल लगी है तो मुझे चैट में एक थम्स अप दे दो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बेटर तरीके से क्लास लेकर आ पाया। अगर आपको पसंद आई है तो थम्स अप दे दीजिए। इन साथ के साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस ऑफर का जो है वो फायदा उठाइए, क्योंकि ट्रेनिंग जब आप लोगे तो उस टाइम पे आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसको किस तरीके से चूज किया गया है और उनका बेनिफिट आपको किस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का सब लोग ध्यान रखिए, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे विल यू ऐड ऑगस्ट अपकमिंग क्लासेस इन मास्टर ट्यूटोरियल? ऑल द क्लासेस आर एडेड इन ऑल माय लाइव क्लासेस। तो सभी क्लास लाइव चलती हैं। जैसे ही वो लाइव क्लास, जैसा भी ये मेरी लाइव क्लास है, जैसे ये बंद होगी उसके बाद में 2 से 3 घंटे में अवेलेबल हो जाती है। तो जो आपको मैंने बताया कि वो प्रोग्रामिंग वाली जो क्लासेस हैं वो सारी कवर ही होंगी प्रीमियम कोर्स में, इसमें नहीं होगी। जो हम लोग ये छोटे जो क्रैश कोर्स लेकर आते हैं उसमें नहीं कवर होगा वो, क्योंकि क्रैश कोर्स जो है वो 2 घंटे के लिए होता है, छोटा वाला पार्ट, मगर जो पूरा डिटेल कोर्स होता है वो डिटेल्ड कोर्स होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सब लोगों ने चैट में डाला, आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच, ठीक है। एक लास्ट स्वामीनाथ जी आपने क्वेश्चन किया है क्या, बोलिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, एंड नेक्स्ट किसी क्लास में मैं आप लोगों को मिलता हूँ। टेक केयर, गुड बाय।